आइए भविष्य में एक बवंडर श्रृंखला बनाएं। समुद्र की तलहटी में समुद्री खाई के बीच में एक विशालकाय बंदर खड़ा था। वह समुद्र का शासक था और सभी शक्तिशाली समुद्री जानवरों का राजा था। इस पूरे ग्रह पर वह विकास के मामले में सबसे आगे था। कोई भी इंसान उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। हालांकि इस समय उसकी बड़ी बड़ी आंखें गंभीरता से भरी हुई थीं। वह अपने सामने खड़ी अतुलनीय रूप से छोटी मानव आकृति को गौर से देख रहा था। सुनहरे प्रकाश की एक किरण बिजली की गति से उसकी ओर बढ़ी। ये समुद्र तल से हजारों मीटर नीचे के तेज दबाव को नजरअंदाज करते हुए समुद्र को चीरती हुई आगे बढ़ी और विंडस्टॉर्म जायंट ऐप की ओर ऐसे बढ़ी जैसे कोई प्रतिरोध ही न हो। जब सुनहरी रोशनी उससे लगभग 10 मीटर दूर रह गई तो तूफानी विशालकाय वानर की पुतलियां बुरी तरह सिकुड़ गईं। गर्जन। उसने धरती को हिला देने वाली दहाड़ लगाई। ध्वनि तरंगों ने उसके आसपास के समुद्री पानी को दूर धकेल दिया। उसके हाथ में एक लंबी छड़ दिखाई दी और उसने उसे क्रूरतापूर्वक बाहर घुमाया। लंबी छड़ पर बिजली की बैंगनी चिंगारियां टिमटिमा रही थीं। यह एक विशाल बिजली के बोल्ट की तरह नीचे गिरी। धमाका। प्रकाश की सुनहरी किरण बिजली की बैंगनी चमक से टकराए। समुद्र के पानी को जोर से बाहर की ओर धकेला गया। बीच में दो योद्धाओं के साथ एक खाली क्षेत्र बनाया गया। समुद्र के तल पर समुद्री पानी ने एक भयानक अंतर्धारा बना दी। इसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तहस नहस कर दिया। लाखों सालों से समुद्र के नीचे स्थिर पड़ी रेत और मिट्टी भी धारा में बह गई। सौभाग्य से समुद्र की इस गहराई में कोई अन्य जीवित प्राणी नहीं था। शक्तिशाली अंतर्धाराएं इतनी शक्तिशाली थीं कि वे एक राजा स्तर के तारा जानवर को भी मार सकती थीं। वान टेंग शांत भाव से चुपचाप दृश्य को देखता रहा। कुछ समय बाद समुद्र की तलहटी में शांति लौट आए और खाई में विंडस्टॉर्म जायंट ऐप का विशालकाय शरीर दिखाई दिया। वह वहीं निश्चल खड़ा रहा। उसके हाथ में पकड़ी लंबी छड़ दो टुकड़ों में टूट गई थी। अचानक खून की बदबू फैल गई। तूफानी विशालकाय बंदर के माथे पर एक खूनी फूल चुपचाप खिल गया। स्वूश। सुनहरी रोशनी की एक किरण उसके सिर के पिछले हिस्से से होकर गुजरी और समुद्री पानी में यूटर्न लेकर वान टेंग के पास लौट आए। वह विंडस्टॉर्म जायंट ऐप के इर्द गिर्द ऐसे घूमी जैसे कोई वफादार रक्षक अपने मालिक की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हो। वान टेंग ने घूमते हुए गोल्डन क्रिसेंट ब्लेड पर नजर डाली। उसके तीखे और चिकने ब्लेड पर खून के कोई निशान नहीं थे। वह इतना साफ था मानो उसे धोया गया हो। यह अच्छा है। वान टेंग की आंखों में आश्चर्य की एक झलक तैर गई। हम्फ, बिल्कुल। राउंड बॉल की दुखी आवाज उसके दिमाग में आई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसने ये नाटक करते हुए कि उसने सुना नहीं है, नीचे स्थित विंडस्टॉर्म जायंट ऐप पर नजर डाली और देखा कि उसके शरीर के चारों ओर कई बुलबुले तैर रहे हैं। समुद्री जानवरों के राजा, जिसकी वजह से डोंगहाई हताश हो गया था, को वान टेंग ने आसानी से मार डाला था। वह शांत रहा। विंडस्टॉर्म जायंट ऐप ने उसे पहले भी बहुत परेशान किया था। अगर उसने आखिरी चाल स्पेस टॉर्नेडो का इस्तेमाल नहीं किया होता तो वह उसे पीछे हटने के लिए मजबूर नहीं कर पाता। यदि उसने तूफानी विशालकाय बंदर को नहीं रोका होता तो उसने पूरे शहर का नरसंहार कर दिया होता और किसी को भी नहीं बख्शा होता। लेकिन अब वान टेंग पहले ही कई चीजों से गुजर चुका था। उसने कुछ ग्रह स्तर के मार्शल योद्धाओं को भी मार डाला था, इसलिए अब उसे इस विंडस्टॉर्म विशालकाय बंदर से डर नहीं लगता था जो सम्राट स्तर तक नहीं पहुंचा था। उसने इसके बारे में ज्यादा सोचा भी नहीं था। उन्होंने मानव जाति को भविष्य में आने वाली परेशानियों से छुटकारा दिलाने के लिए विंडस्टॉर्म विशालकाय वानर को मार डाला। वान टेंग ने नीचे स्थित विशेषता बुलबुले पर नजर डाली और उन्हें उठा लिया। अल्टीमेट स्टेज लाइटनिंग टैलेंट 3200। अल्टीमेट स्टेज विंड टैलेंट 2800। अल्टीमेट स्टेज वाटर टैलेंट 3500। बिजली बल तारांकन 6500। नक्षत्र बल बिजली तारांकन 1000। पवन बल तारांकन 6300। नक्षत्र बल पवन तारांकन 800। जल बल तारांकन 7000। नक्षत्र बल जल तारांकन 1500। बिजली तूफान तारांकन 300। रिक्त विशेषता तारांकन 25000। जब ये विशेष बुलबुले उसके शरीर में विलीन हो गए तो वान टेंग की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। क्या बकवास है। वह शाप देने से खुद को नहीं रोक सका। इस विंडस्टॉर्म विशालकाय बंदर ने अद्भुत लूट गिरा दी। वान टेंग दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि विंडस्टॉर्म जायंट ऐप उसे इतनी बड़ी मात्रा में विशेषताएं देगा।
उसने विंडस्टॉर्म जायंट ऐप की क्षमता को महसूस किया और जानता था कि यह सम्राट स्तर तक नहीं पहुंचा है, जो मनुष्यों के लिए ग्रहीय चरण के बराबर था। फिर भी इसके द्वारा गिराए गए विशेषता बुलबुले उतने ही अच्छे थे जितने ग्रहीय चरण के मार्शल योद्धाओं के पास थे। उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि विंडस्टॉर्म विशालकाय वानर को प्रकृति का आशीर्वाद प्राप्त था। इसमें 3 अलग अलग प्रतिभाएं थीं, हवा, बिजली और पानी, और तीनों ही अंतिम चरण तक पहुंच गए थे। वांग टेंग ने सीधे तौर पर इससे 3200 अंक अंतिम चरण बिजली प्रतिभा, 2800 अंक अंतिम चरण वायु प्रतिभा और 3500 अंक अंतिम चरण जल प्रतिभा प्राप्त की। ये 3 गुण बुलबुले उसके शरीर में प्रवेश कर गए और उसकी प्रतिभा को ऊपर उठा दिया। इस जोड़ से पहले तीनों प्रतिभाएं सम्राट स्तर तक नहीं पहुंच पाई थीं। अब इस अप्रत्याशित लाभ की मदद से उन सभी ने सफलता हासिल की। सम्राट स्तरीय जल प्रतिभा 80/10,000, सम्राट स्तरीय पवन प्रतिभा 15/10,000, सम्राट स्तर की बिजली प्रतिभा 25/10,000। वांग टेंग को बहुत ही भाग्यशाली महसूस हुआ जब उसने अपने गुण पैनल पर परिवर्तन देखा। पवन और बिजली की प्रतिभा मुश्किल से सम्राट स्तर तक आगे बढ़ने में कामयाब रही। यदि विंडस्टॉर्म विशालकाय वानर ने थोड़ी कम विशेषताएं छोड़ी होती तो उसकी प्रतिभाएं उन्नत नहीं होती। ध्यान रहे, बिजली और हवा विशेष उत्परिवर्तित तत्व थे। ऐसा व्यक्ति ढूंढना मुश्किल था जिसके पास ये दोनों प्रतिभाएं हों, इसलिए इन दोनों प्रतिभाओं को सुधारना बहुत कठिन था। वह भाग्यशाली था और दोनों को सम्राट स्तर तक बढ़ाने में कामयाब रहा। वांग टेंग को कुछ समय के लिए अपनी प्रतिभाओं के अपनी क्षमता के बराबर न होने की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। प्रतिभाओं के अलावा बंदर ने अन्य अद्भुत गुण भी छोड़े, जैसे कि बल। साधारण बलों के अलावा नक्षत्र बल भी थे। वांग टेंग को फोर्सेस तारामंडल के प्रकट होने पर आश्चर्य हुआ। विंडस्टॉर्म जायंट ऐप को कोई विरासत नहीं मिली और वह केवल अपने प्रयास और प्रतिभा के बल पर साधारण फोर्स को नक्षत्र फोर्स में बदलने में कामयाब रहा। यह ऐसा कुछ नहीं था जो कोई साधारण तारा जानवर कर सकता था। उनका मानना था कि अगर उन्हें पर्याप्त समय दिया जाए तो विंडस्टॉर्म जायंट ऐप निश्चित रूप से सम्राट स्तर तक पहुंच जाएगा। उस समय वह अपनी 3 प्रभावशाली प्रतिभाओं के साथ पृथ्वी पर प्रभुत्व स्थापित करने में सक्षम होगा। बेशक ये वांग टेंग द्वारा इसे मारे जाने से पहले की बात है। तीनों शक्तियां वांग टेंग के शरीर से होकर प्रवाहित हुईं। जल शक्ति ने जल तारे में प्रवेश किया जबकि वायु और बिजली की शक्तियां बल नाभिक में प्रवेश कर गईं। वांग टेंग की पवन और बिजली शक्ति अभी भी 13 सितारा सामान्य चरण में थी। इस प्रकार उन्होंने अपने संबंधित बल सितारों का निर्माण नहीं किया था। वहां एक और विशेषता बुलबुला था जिसमें 25,000 खाली विशेषताएं थीं। वांग टेंग इस संख्या से संतुष्ट था। आखिरी विशेषता बुलबुले में एक विशेष युद्ध तकनीक थी। ये लाइटनिंग टोर्नेडो था। जब वांग टेंग ने इस तकनीक का नाम देखा तो उसकी भौहें तन गईं। उसके और टोर्नेडो युद्ध तकनीकों के बीच कुछ नियति थी। ब्लेड तलवार बवंडर, बिजली बवंडर, अंतरिक्ष बवंडर। वह भविष्य में टोर्नेडो श्रृंखला बना सकते हैं। वांग टेंग ने मन ही मन सोचा, ये काफी दिलचस्प होगा। जैसे ही बिजली के बवंडर का गुणधर्म उसके शरीर में समा गया, उसके दिमाग में एक बहुत बड़ी छाया दिखाई दी। यह एक विशालकाय बंदर था। हवा का बल उसके शरीर के चारों ओर बह रहा था, जिससे एक बवंडर बन गया। बिजली का बल बिजली के भयानक बोल्ट में बदल गया और बवंडर में विलीन हो गया। वे दोनों एक दूसरे के साथ मिल गए और एक दिलचस्प संतुलन पर पहुंच गए। फिर उन्होंने एक भयावह शक्ति जारी की। कुछ देर बाद वांग टेंग ने अपनी आंखें खोली। उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसकी एक आंख में तेज हरी चमक चमकी जबकि दूसरी आंख में बैंगनी रंग की बिजली चमकी। यह एक रहस्यमय दृश्य था। यह बिजली का बवंडर दिलचस्प है, वांग टेंग ने खुद से कहा। उसे यह हुनर पसंद आया। लाइटनिंग टोर्नेडो निश्चित रूप से स्पेस टोर्नेडो जितना शक्तिशाली नहीं था, लेकिन फिर भी यह एक साधारण गृह मंच युद्ध तकनीक से कई गुना अधिक शक्तिशाली था। यह उनके ट्रम्प कार्ड में से एक हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि लाइटनिंग टोर्नेडो को स्पेस टोर्नेडो की तुलना में निष्पादित करना आसान था। उसके शरीर पर तनाव कम था। जब उसने स्पेस टोर्नेडो को निष्पादित किया तो उसके शरीर को अंतरिक्ष की शक्ति के प्रतिघात का सामना करने की आवश्यकता थी। यदि उसका शरीर पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं होता तो एक निष्पादन के बाद ही वह अपंग हो जाता। लेकिन कौशल को निष्पादित करने के बाद भी उसके शरीर को नुकसान पहुंचा और उसकी क्षमता क्षीण हो गई। अगर इस समय उसका सामना किसी शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी से होता तो वह गंभीर खतरे में पड़ जाता। बिजली का बवंडर अलग था।
वांग टेन का भौतिक शरीर बिजली और हवा की शक्ति से होने वाले नुकसान का प्रतिरोध करने में सक्षम था। जब वह इस कौशल का प्रयोग करता तो उसे कोई चोट नहीं लगती। कुल मिलाकर यह एक अच्छी युद्ध तकनीक थी। यदि राउंड बॉल को पता होता कि वांग टेंग ने लाइटनिंग टोर्नेडो को एक अच्छी युद्ध तकनीक के रूप में चिन्हित किया है, तो वह संभवतः उसे फिर से शिक्षित करना शुरू कर देता। ब्रह्मांड में कई शक्तिशाली मार्शल योद्धा इस युद्ध तकनीक को छीनने के लिए लड़ेंगे। यहां तक कि अनंत चरण के मार्शल योद्धा भी इसमें रुचि ले सकते हैं। आखिरकार इस युद्ध तकनीक के लिए कोई चरण प्रतिबंध नहीं था। अगर इसे अनंत चरण के मार्शल योद्धा द्वारा निष्पादित किया जाता है तो यह अनंत चरण की शक्ति जारी कर सकता है। ऐसी युद्ध तकनीकें ब्रह्मांड में भी दुर्लभ थीं। सभी विशेषता बुलबुले एकत्र करने के बाद वांग टेंग ने विंडस्टॉर्म विशालकाय वानर पर नजर डाली और सोचा कि उसे लाश के साथ क्या करना चाहिए। राउंड बॉल की आवाज उसके दिमाग में गूंजी, इसे मुझे दे दो। विंडस्टॉर्म जायंट एप के शरीर में एक स्टार कोर और एक स्टार बोन है। वे युद्ध कवच बनाने के लिए अच्छी सामग्री हैं। युद्ध कवच। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। ये सही है, मैं तुम्हारे लिए स्टार हड्डियों से बना एक युद्ध कवच बनाने जा रहा हूं। राउंड बॉल ने ठहाका लगाया। यह उत्साहित लग रहा था। क्या आप इसे व्यक्तिगत रूप से करने जा रहे हैं? वांग टेंग ने कहा। क्यों नहीं, चलो। मैं पुराने दिनों में एक प्रसिद्ध ग्रैंडमास्टर लोहार था। मेरे लिए आप जैसे गृह स्तरीय मार्शल योद्धा के लिए युद्ध कवच बनाना एक आसान काम है। आपको सम्मानित महसूस करना चाहिए, राउंड बॉल ने कहा। आप एक महान लोहार हैं। मैं आपका सम्मान करता हूं। वांग टेंग ने चुपके से अपनी आंखें घुमाई, लेकिन वह अभी भी विनम्र बना रहा। मुझे पता है कि तुम एक मास्टर लोहार हो, लेकिन तुम अभी भी ग्रैंडमास्टर बनने से बहुत दूर हो। तुम मुझसे सीख सकते हो, राउंड बॉल ने गर्व से कहा। आखिरकार उसे कुछ ऐसा मिल गया जिसमें वह बेहतर था। वांग टेंग ने खुद पर हंसते हुए कहा। राउंड बॉल को नहीं पता था कि वह विशेषता बुलबुले इकट्ठा करके अपनी दूसरी नौकरियों के स्तर को बढ़ा सकता है। उसे सीखने की जरूरत नहीं थी। हो सकता है कि वह इसे कुछ बार देखने के बाद ग्रैंडमास्टर बन जाए। वह इसे फिर से आश्चर्यचकित करेगा। राउंड बॉल ने विंडस्टॉर्म जायंट एप की लाश को अपने पास रख लिया। उसके बाद वांग टेंग गहरे समुद्र से निकलकर वापस देशजिया की ओर भागा। उनकी मानसिकता थोड़ी कमजोर है। देशजिया, डोंगहाई। 1 जनवरी 2011 सुबह 8 बजे। सूरज चमक रहा था और हवा मंद मंद चल रही थी। इस दिन डोंगहाई पूरी दुनिया का केंद्र बन गया था। कुछ दिन पहले देशजिया के सैनिकों ने डोंगहाई में प्रवेश किया था और शहर को घेर लिया था। डोंगहाई में आने वाले बाहरी लोगों को अस्वीकार नहीं किया जाएगा, लेकिन उन्हें सावधानीपूर्वक निरीक्षण से गुजरना होगा। संदिग्ध पृष्ठभूमि वाले किसी भी व्यक्ति को शहर में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। फिर भी लोग डोंगहाई की ओर उमड़ पड़े। ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि डोंगहाई में आज ग्लोबल यूनियन सम्मेलन आयोजित हो रहा था। ग्लोबल यूनियन सम्मेलन NOWELLBEJAN.CO। यह एक महत्वपूर्ण सम्मेलन था जो भविष्य में इस ग्रह की दिशा को प्रभावित करेगा। बैठक से कुछ दिन पहले ही यह खबर हर जगह फैल चुकी थी। पूरी दुनिया को इसके बारे में पता था। इसका असर ग्रह के भविष्य पर पड़ेगा, इसलिए सभी चिंतित थे। इसलिए दुनिया के सभी प्रभावशाली व्यक्ति और कारोबारी नेता डोंगहाई का दौरा करने आए। बेशक ग्लोबल यूनियन कॉन्फ्रेंस में हर कोई हिस्सा नहीं ले रहा था। जो लोग आए थे वे राजनेता थे जो अपने देशों में बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली थे। वे अपने राष्ट्रों के नेता थे। कई युद्धक जहाज एक गगनचुंबी इमारत के चारों ओर बने विशाल मैदान पर उतर रहे थे। डोंगहाई के पुनर्निर्माण कार्य के बाद ये गगनचुंबी इमारत एक प्रतिष्ठित इमारत थी। ये 360 मीटर ऊंची थी और इसके अंदर प्रदर्शनी हॉल, शास्त्र और युद्ध तकनीक पुस्तकालय, प्रशासनिक हॉल सहित कई सुविधाएं थीं। सबसे ऊंची मंजिल पर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। जैसे ही युद्धक जहाज उतरा, विभिन्न राष्ट्राध्यक्ष उतरने लगे। वे शक्तिशाली मार्शल योद्धाओं की सुरक्षा में गगनचुंबी इमारत के दरवाजे में प्रवेश कर गए। सभी राष्ट्रों के नेता आए थे। कोई भी अनुपस्थित नहीं था। गगनचुंबी इमारत के चारों ओर भारी भीड़ जमा हो गई। वहां बड़ा हंगामा हुआ। हे भगवान, ये व्हाइट ईगल राष्ट्र का मुख्य कमांडर और राज्य प्रमुख है। कंट्री बोर के राष्ट्राध्यक्ष भी यहाँ हैं। और कंट्री स्टार के राष्ट्राध्यक्ष। खड़े लोग आपस में बातें करते हुए विभिन्न देशों के नेताओं की गिनती करने लगे। बड़ी संख्या में योद्धाओं ने उत्साही भीड़ को रोकते हुए उस क्षेत्र की रक्षा की।
गवर्नर जियांग और जनरल चेन प्लाजा में खड़े थे। जब उन्होंने नेताओं को गगनचुंबी इमारत में प्रवेश करते देखा तो वे भावुक हो गए। अतीत में उनके पद वांग टेन से कहीं अधिक ऊंचे थे। अब उनके पास दुनिया के नेताओं को इकट्ठा करने की क्षमता थी, जबकि वे केवल इमारत के बाहर पहरा दे सकते थे। वे चुपचाप एक दूसरे की ओर देखने लगे। इस गगनचुंबी इमारत की सबसे ऊंची मंजिल पर बैठक कक्ष चमकदार रोशनी से जगमगा रहा था। कमरे के बीच में एक बड़ी गोल मेज थी। नेता एक दूसरे से गर्मजोशी से बातचीत कर रहे थे। दुनिया भर के नेता इस कमरे में इकट्ठा हुए थे, सभी नस्लीय भेदभाव और अलगाव को दरकिनार करते हुए। रात्रि 9 बजे बैठक शुरू हुई। विशाल गोल मेज के बीच में रोशनी की एक किरण चमकी, जिससे 3D स्क्रीन बन गई। हर किसी का ध्यान इस पर गया। ये पृथ्वी का नक्शा था। सब लोग। वांग टेंग मेजबान सीट से उठ खड़ा हुआ। मार्शल आर्ट के नेता उसके दाईं ओर बैठे थे और व्हाइट ईगल राष्ट्र के कमांडर और राष्ट्राध्यक्ष उसके बाईं ओर बैठे थे। जब वह बोल रहे थे तो सभी की नजरें स्क्रीन से हटकर मानचित्र पर टिकी थीं। वांग टेंग ने नेताओं को देखा। उनके हाव भाव से उनकी भावनाओं को बताना मुश्किल था। उन्होंने अपना मुंह खोला और कहा, मुझे लगता है कि सभी को पता होना चाहिए कि मैंने आज आप सभी को यहाँ क्यों इकट्ठा किया है। कुछ समय पहले एलियंस ने हमारे ग्रह पर आक्रमण किया और सभी देश उनके हाथों में चले गए। हम लगभग इन आक्रमणकारियों के गुलाम बन गए। इस बार वे एक परीक्षण के लिए आए थे। उन्होंने हमारे ग्रह को एक परीक्षण स्थल के रूप में देखा और यहाँ जो चाहा वो किया। सब लोग, मेरा आपसे एक ही सवाल है, क्या आप यही चाहते हैं? वांग टेंग एक क्षण के लिए रुक गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। सभी नेताओं को ये याद करना असहनीय लग रहा था कि जब वे विदेशी उम्मीदवारों के हाथों में थे तब क्या हुआ था। उनके चेहरों पर गुस्सा और अनिच्छा थी। राज्य का मुखिया बनने के लिए ये नेता अपनी भावनाओं पर अच्छी तरह से नियंत्रण रख पाए। हालांकि जब उन्हें याद आया कि विदेशी उम्मीदवारों ने उनके साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया था, तो वे अपना गुस्सा नहीं दबा पाए। वांग टेंग ने उनकी प्रतिक्रिया देखी और आगे कहा, वास्तव में हमारी दुर्दशा बहुत बुरी नहीं है। वे परीक्षण के लिए आए थे, इसलिए वे हमारे ग्रह को गुलाम बनाने की योजना नहीं बना रहे थे। ब्रह्मांड में पूरे ग्रह को गुलाम बनाना बहुत आम बात है। ब्रह्मांड में एक पेशा है जिसे गुलाम व्यापारी कहते हैं। वे व्यापारी हैं जो गुलामों का व्यापार करते हैं। यह एक आकर्षक व्यवसाय है। एलियंस के लिए एक अविकसित ग्रह एक अविकसित कबीले की तरह है। वे हमें गुलाम बना सकते हैं और बिना किसी चिंता के हमें सामान की तरह बेच सकते हैं। सबने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर गंभीरता आ गई। गुलाम, पूरे ग्रह को गुलाम बना दो। ये बात सभी की कल्पना से परे थी। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उन्होंने अभी अभी क्या सुना है। अचानक वांग टेंग ने गोल मेज के बीच में रखे नक्शे की ओर इशारा किया। मुझे पता है कि आप लोगों को इस पर यकीन करना मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये सच है। देखना, ये हमारा ग्रह है, पृथ्वी। ये ब्रह्मांड में एक अविकसित ग्रह है। हमारी पृथ्वी आकाशगंगा के लाखों जीवन ग्रहों में से एक है, जो ओलांत संघ की 9 आकाशगंगाओं में से एकमात्र है। ओह हाँ, ओलांत फेडरेशन वह सभ्यता है जहां से विदेशी उम्मीदवार आए थे। वांग टेंग के बोलते ही स्क्रीन बदलने लगी। जूम आउट किया गया और दूसरे ग्रह दिखने लगे। जल्द ही पूरा सौरमंडल सबके सामने आ गया। लेकिन यह अंत नहीं था। नक्शा तब तक जूम आउट होता रहा जब तक कि सौरमंडल दिखाई नहीं देने लगा। एक एक करके ग्रह दिखाई देने लगे और आकाशगंगा बन गई। इसके बाद आकाशगंगा छोटी हो गई और असीम ब्रह्मांड का मानचित्र दिखाया गया। यह ओलांत संघ के क्षेत्र का मानचित्र था। हॉन्फना। नेतागण आश्चर्यचकित थे, आश्चर्य में सांस ले रहे थे। उन्हें पहले कभी नहीं पता था, लेकिन तुलना करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि पृथ्वी कितनी छोटी और महत्वहीन है और ओलांत संघ कितना भयावह रूप से बड़ा है। ये 9 आकाशगंगाओं को नियंत्रित करता था और प्रत्येक आकाशगंगा में हजारों जीवन ग्रह थे। पृथ्वी इसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। वांग टेंग ने नक्शे को और आगे नहीं बढ़ाया। वह उन्हें डराने से डरता था। ओलांत संघ सिर्फ एक निम्न स्तरीय सभ्यता थी, मध्यम स्तरीय सभ्यता और उच्च स्तरीय सभ्यता भी थी। वास्तव में ओलांत फेडरेशन भी एक छोटी सी संस्था थी। वांग टेंग का स्वर गंभीर था। क्या तुम्हें पता है कि पृथ्वी अब कितनी महत्वहीन हो गई है? आइए ब्रह्मांड में मार्शल आर्ट के विभिन्न चरणों के बारे में बात करें। ब्रह्मांड में ग्रहीय चरण उनके मार्शल आर्ट पथ की शुरुआत मात्र है। ये हमारे मार्शल शिष्यों के समान है।
हम केवल कुछ काम चला सकते हैं और कुछ खदानें खोद सकते हैं। नक्शे के बगल में एक और तस्वीर दिखाई दी। इसमें एक ऐसी जाति का दृश्य दिखाया गया था जो खदान खोदते हुए चिंपांजी की तरह दिख रही थी। इस जाति के लोगों में बहुत ताकत थी। वे लोहे के हथौड़ों को बहुत ताकत से चलाते थे। वे ग्रह स्तर के मार्शल योद्धा थे, लेकिन वे एक खदान खोद रहे थे। राउंड बॉल ने वांग टेन को ब्रह्मांड की यह रूपरेखा भेजी थी। उसने अपनी विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए इसे सभी को दिखाया। जैसा कि अपेक्षित था, सभी नेता इतने सदमे में थे कि बोल नहीं सके। मौन, संपूर्ण शांति। ग्रह स्तर के मार्शल योद्धा जो अपने ग्रह पर प्रभुत्व जमा सकते थे, क्या वे केवल ब्रह्मांड में खदानें ही खोद सकते थे? उन्हें यह अविश्वसनीय एवं अविश्वसनीय लगा। किसी ने मुंह में लार निगल ली। यह आवाज उस खामोश बैठक कक्ष में बहुत ही स्पष्ट रूप से सुनाई दी। अतः यदि कोई हमारे ग्रह पर अपनी नजरें गड़ा दे तो वे एक आकाशीय मार्शल योद्धा भेज सकते हैं और हम उसका प्रतिरोध नहीं कर पाएंगे। मिस्टर वांग टेंग, कृपया बोलना बंद करें। व्हाइट ईगल नेशन के राष्ट्राध्यक्ष ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा। अनजाने में उनकी पीठ भीग गई थी। उन्होंने कड़वी मुस्कान के साथ वांग टेंग की ओर देखा। वांग टेंग दंग रह गया। क्या वह इतना डरा हुआ था? उसने अपना सिर उठाया और दूसरे नेताओं की तरफ देखा। उनके चेहरे व्हाइट ईगल नेशन के नेता की तरह पीले थे। वे सभी गोरे थे और बुरी तरह डरे हुए थे। वांग टेंग को थोड़ा अजीब लगा। उसे लगा कि उसने खुद को रोक लिया है, लेकिन ये लोग फिर भी डर गए। उनकी मानसिकता थोड़ी कमजोर है। वांग टेंग ने अपने दिल में शिकायत की। वांग टेंग को बुरा लगा। वह बस इतना चाहते थे कि हर देश को मामले की गंभीरता का एहसास हो ताकि वे अपने मतभेदों को दूर कर सके और अगली बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए एक वैश्विक संघ बनाने के लिए मिलकर काम कर सकें। हालांकि उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि वे इतने सदमे में और डरे हुए रह जाएंगे। हालांकि यह बात समझ में आती है। आखिरकार यहाँ के लोगों ने कभी धरती नहीं छोड़ी थी और उन्हें ब्रह्मांड की कठोर वास्तविकता का कोई अंदाजा नहीं था। ये वैसा ही था जैसे गांवों में अपना जीवन जीने वाले लोग पहली बार शहर आए हों। उन्हें शहरी वातावरण में जीवित रहने की कठिनाइयों के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। जब वे इन चीजों के बारे में सुनेंगे तो निश्चित रूप से घबरा जाएंगे। ये वैसा ही था जैसे जब वांग टेंग ने पहली बार इन चीजों के बारे में सुना था। उसकी स्थिति भी कुछ बेहतर नहीं थी। खांसी, मुझे लगता है कि हर कोई मुझसे बेहतर समझता है कि मैं आपको इसके बारे में क्यों बता रहा हूं। वांग टेंग ने अपना गला साफ किया। मिस्टर वांग टेंग, व्हाइट ईगल राष्ट्र के नेता खड़े हुए, चारों ओर देखा और कहा, हम समझते हैं कि आपका क्या मतलब है। व्हाइट ईगल राष्ट्र के लोग आज कंट्री जिया में आए हैं और पहले से ही हमारे सभी मतभेदों को भूल गए हैं। व्हाइट ईगल राष्ट्र वैश्विक संघ के गठन के लिए सहमत होने वाला पहला राष्ट्र है। सबकी नजर व्हाइट ईगल नेशन के नेता पर पड़ी। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि एक प्रभावशाली देश का नेता बिना किसी झिझक के और इतनी आसानी से सबसे पहले सहमत हो जाएगा। अन्य देशों के नेताओं ने भी इसका अनुसरण किया। देश जिया की ओर से, मैं वैश्विक संघ के गठन से सहमत हूं। मार्शल आर्ट के नेता ने खड़े होकर हल्के से कहा। वह वांग टेंग के बगल में खड़ा था, जिससे ये पता चलता था कि वह दृढ़ता से उसका समर्थन कर रहा था। कंट्री बॉय की ओर से, मैं ग्लोबल यूनियन के गठन से सहमत हूं। कंट्री बॉय का नेता एक मजबूत और मोटी आवाज वाला एक मजबूत गोरा आदमी था। गठबंधन की ओर से, मैं वैश्विक संघ के गठन से सहमत हूं। गठबंधन का बूढ़ा श्वेत नेता मुस्कुराया। अफेल महाद्वीप की ओर से, मैं वैश्विक संघ के गठन पर सहमति व्यक्त करता हूं। कंट्री बैट की ओर से, मैं ग्लोबल यूनियन के गठन से सहमत हूं। इनका देश की ओर से, मैं वैश्विक संघ के गठन से सहमत हूं। हर देश के प्रतिनिधि खड़े हुए। हालांकि उनके हाव भाव अलग अलग थे, लेकिन आप उनकी आंखों में दृढ़ता और गंभीरता देख सकते थे। इस समय इतिहास के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया था जो पृथ्वी के भविष्य को पूरी तरह से बदल देगा। और यह क्षण इतिहास के पन्नों में दर्ज होना तय था। बहुत बढ़िया। वांग टेंग की आंखों में चमक थी। आगे आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए मेरे पास 2 योजनाएं हैं, जिन पर मैं अब सभी के साथ चर्चा करूंगा। सभी लोग चुपचाप बैठ गए और उनकी नजरें फिर से वांग टेंग पर केंद्रित हो गईं। मेरी पहली योजना ब्रह्मांड में जाने और एक कानूनी नागरिक बनने की है। मैं पृथ्वी को पंजीकृत करूंगा और उसका नेता बनूंगा। जहां तक दूसरी योजना का सवाल है। वांग टेंग अचानक रुक गया।
कृपया एक क्षण रुकें, मिस्टर वान टेन, मेरे पास एक प्रश्न है। व्हाइट ईगल नेशन के नेता चोरियो ने वान टेन को बीच में रोका। कृपया बोलें, मिस्टर चोरियो। वान टेन बैठ गए और इशारा किया। आपने जो पहले कहा है उसके आधार पर हम जिस आकाशगंगा में हैं वह ओलान फेडरेशन की होनी चाहिए। इसलिए हमारे लिए ओलान फेडरेशन का सदस्य बनना आसान होना चाहिए। चोरियो ने भौहें सिकोड़ी। उसे अचानक एहसास हुआ कि वान टेंग ने जो योजना बताई थी वह उससे कुछ हद तक असंगत थी जो उसने पहले बताई थी। नहीं, भले ही हम ओलान फेडरेशन के क्षेत्र का हिस्सा हैं, लेकिन पृथ्वी एक अनदेखा और अविकसित ग्रह है। ओलान फेडरेशन के लिए हम शायद सबसे निचले स्तर के जीव हैं और हमारे साथ उचित व्यवहार नहीं किया जाएगा। मुझे लगता है कि आपने हमारे प्रति उम्मीदवारों का रवैया देखा होगा। वान टेंग ने अपना सिर हिलाया। हर कोई प्रबुद्ध था। हम नागरिकता कैसे प्राप्त करेंगे और पृथ्वी की संप्रभुता कैसे स्थापित करेंगे? मुझे डर है कि यह योजना पूरी करना इतना आसान नहीं है। चोरियो ने पूछा। वास्तव में ब्रह्मांड शक्ति और स्थिति को बहुत महत्व देता है। पृथ्वी के पास इनमें से कुछ भी नहीं है। हमारे लिए संप्रभुता प्राप्त करना मूर्खता के सपने के बराबर है। हमें दूसरों द्वारा निगल जाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, वान टेंग ने कहा। इसलिए हमें जल्द से जल्द मजबूत बनना होगा और एक निश्चित स्थिति हासिल करनी होगी। ओलान फेडरेशन को पृथ्वी के अस्तित्व के बारे में पहले से ही पता है। क्या हमारे पास पर्याप्त समय होगा? गठबंधन के नेता ने चिंतित होकर पूछा। वान टेंग ने जवाब दिया, समय तो बहुत नहीं है, लेकिन मेरे पास एक योजना है। क्या योजना है? सभी ने जल्दी से पूछा। मुझे एक विरासत मिली है जो ब्रह्मांड में एक उच्च स्तरीय सभ्यता से संबंधित है। अगर मैं इसे सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकता हूं तो मेरा दर्जा बहुत ऊंचा हो जाएगा और पृथ्वी चिंताओं से मुक्त हो जाएगी, वान टेंग ने समझाया। विरासत, उच्च स्तरीय सभ्यता। जब सबने ये सुना तो वे हैरान और आश्चर्यचकित हो गए। ये सही है, एक उच्च स्तरीय सभ्यता। वान टेंग ने सिर हिलाया और आगे समझाने का फैसला किया। ब्रह्मांड में सभ्यताओं को निम्न, मध्यम और उच्च स्तरों में वर्गीकृत किया जाता है। वास्तव में ओलान संघ सिर्फ एक निम्न स्तरीय सभ्यता है। एवं हर कोई इतना स्तब्ध था कि बोल नहीं पा रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। शक्तिशाली ओलान संघ एक निम्न स्तरीय सभ्यता मात्र थी। यह अविश्वसनीय था। हर कोई पसीने से तरबतर था और पूरे शरीर में ठंड महसूस हो रही थी। मिस्टर वान टेंग, मैं पूछना चाहता हूं कि उच्च स्तरीय सभ्यताएं कितनी शक्तिशाली हैं? चोरियों को अपनी लार निगलने में कठिनाई हुई। अन्य देश के नेता भी उत्सुकता से देखते रहे। मुझे नहीं लगता कि आप जानना चाहते हैं, वान टेंग ने चेतावनी दी। अंत में उन्होंने यह नहीं बताया कि उच्च स्तरीय सभ्यताएं कितनी शक्तिशाली थीं, लेकिन सभी को समझ में आ गया। बैठक कक्ष में फिर से सन्नाटा छा गया। तो फिर मिस्टर वान टेंग, क्या विरासत काफी विश्वसनीय है? चोरियो ने पूछा। वह बहुत ईर्ष्यालु था। वान टेंग ने एक उच्च स्तरीय सभ्यता की विरासत प्राप्त करने में कामयाबी हासिल की। क्या अवसर था? विश्वसनीय, वान टेंग ने सिर हिलाया। हालांकि इसमें बहुत जोखिम है। मुझे डर है कि कोई मुझे मेरी इच्छा के अनुसार काम नहीं करने देगा। हर कोई हैरान था। वान टेंग के शब्दों में बहुत सारी बातें निहित थीं। किसी ने वान टेंग को विरासत लेने से मना कर दिया। वह कौन था? वहां उपस्थित सभी नेता समझदार थे और उन्होंने मुद्दे की जड़ को तुरंत समझ लिया। उसे या तो ओलान संघ या उच्च स्तरीय सभ्यता से प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा जहां से विरासत मिली थी। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन था, यह अभी भी उनके लिए एक दुर्गम और भयानक अस्तित्व था। यही कारण है कि मेरे पास दूसरी योजना है। वान टेंग ने सभी के भावों को देखा और प्रस्ताव रखा। यह क्या है? देहाती सुअर के नेता ने उत्सुकता से पूछा। ऑपरेशन वांडरिंग अर्थ। वान टेंग के शब्दों ने सभी को चकित कर दिया। ऑपरेशन वांडरिंग अर्थ। वे आश्चर्यचकित होकर इसे दोहराए बिना नहीं रह सके। जब तक, जैसा कि आपने कल्पना की थी, कठोर परिस्थितियों में मैं पृथ्वी को ब्रह्मांड में भटकने देने की योजना बना रहा हूं और हमारे सभी दुश्मनों से बचते हुए ओलान फेडरेशन की पहुंच से बाहर एक स्थान की ओर जाने दूंगा, वान टेंग ने गंभीरता से कहा। सच कहूं तो अगर परिस्थितियां इतनी विकट न होती तो वह ऐसा करने को तैयार नहीं होता। आखिरकार सौरमंडल ही वह जगह है जहां से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। यह उनकी मातृभूमि थी। विदेशी भूमि किसी के शरीर या आत्मा को समायोजित नहीं कर सकती।
कोई भी व्यक्ति विस्थापित होकर किसी विदेशी आकाशगंगा में रहने के लिए तैयार नहीं होगा। एक दिन जब वे बूढ़े हो जाएंगे तो वे अपने बच्चों को केवल यही बता पाएंगे कि यह उनकी मातृभूमि नहीं है। NOWELLBJAN.CO। कितना दुखद। हर कोई एकदम चुप था। ऐसा सिर्फ जिया देश के लोगों के साथ ही नहीं था, दूसरे देशों के लोग भी सौरमंडल को छोड़कर विशाल ब्रह्मांड में भटकने के लिए अनिच्छुक थे। ये बहुत क्रूर था। इसके अलावा ब्रह्मांड खतरों से भरा हुआ था। अगर वे इधर उधर भटकते भी तो उन्हें अज्ञात खतरों का सामना करना पड़ सकता था। अगर वे सावधान नहीं रहे तो पृथ्वी को विनाश का सामना करना पड़ सकता था। मिस्टर वांग टेंग, क्या ऑपरेशन वांडरिंग अर्थ थोड़ा जल्दबाजी में नहीं लिया गया है? चोरियों ने सावधानी से पूछा। मैं ऐसा तब तक नहीं करूंगा जब तक इसकी कोई सख्त जरूरत न हो। वांग टेंग ने सिर हिलाया। अब जब वांग टेंग ने ये कह दिया था तो सबके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। अगर सब अपनी बुद्धि पर अड़े हुए थे तो कुछ और कहना बेकार होगा। यदि वे भटकते नहीं तो मृत्यु उनका इंतजार करती। तो फिर हम इस काम को कैसे अंजाम देंगे? मुझे डर है कि एक पूरे ग्रह को हिलाना मुश्किल है। चोरियों ने कड़वाहट से मुस्कुराया। स्पेस शिफ्ट एरे, वांग टेंग ने धीरे से कहा। स्पेस शिफ्ट एरे। भीड़ एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर अचानक उसे एहसास हुआ। सरणियों की शक्ति से ये लक्ष्य प्राप्त करना वास्तव में संभव था। मैं एक ऐसा सरणी स्थापित करूंगा जो पूरे ग्रह को कवर करेगा और फिर एक विदेशी स्थान के अंतरिक्ष निर्देशांक की ओर बढ़ेगा। अगर यह काम नहीं करता है तो हम सीधे पृथ्वी को उस स्थान पर ले जाएंगे, वांग टेंग ने समझाया। एक ऐसी सरणी जिसने पूरे ग्रह को कवर किया। सभी ने गहरी सांस ली और आश्चर्य से वांग टेंग को देखा। वह साहसी और निपुण था। क्या उनकी रूढ़ निपुणता पहले ही इस स्तर तक पहुंच चुकी थी? ये सचमुच अकल्पनीय था। अगर ऐसा है तो मुझे कोई संदेह नहीं है, चोरियों ने एक पल के लिए सोचा और कहा। बाकी नेताओं ने भी सहमति में सिर हिलाया। आखिरकार उनके पास इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं था। सब कुछ वांग टेंग पर निर्भर था। वैश्विक संघ की स्थापना के बाद मैं 5 तत्वों के ग्रह चरण ग्रंथों का खुलासा करूंगा। वांग टेंग ने विषय बदल दिया और उन्हें एक और बम पेश किया। चूंकि वैश्विक संघ की स्थापना होने जा रही थी, इसलिए इसे अब और छिपाने का कोई मतलब नहीं था। अन्यथा पृथ्वी की युद्ध शक्ति ग्रहीय शिष्य अवस्था में ही रहेगी। वे दूसरों के सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। पृथ्वी की उत्तरजीविता तभी बढ़ सकती है जब उसकी युद्ध शक्ति बढ़ेगी। यही एकमात्र रास्ता था। जब सबने ये सुना तो वे आश्चर्यचकित भी हुए और बहुत खुश भी हुए। वैश्विक संघ बनाने का उद्देश्य आपसी दुश्मनी को दूर करना और चुनौतियों का मिलकर सामना करना था। वांग टेंग ने निस्संदेह उन्हें स्वीकार कर लिया था, अन्यथा वो उन्हें ये लाभ नहीं देता। अकेले ही यात्रा शुरू करें। ग्लोबल यूनियन सम्मेलन देर दोपहर तक चला। विस्तृत चर्चा के बाद विभिन्न देशों के नेता अपने अपने देशों में व्यवस्था करने के लिए जल्दी से कंट्री जिया से चले गए। अगले दिन सभी नेताओं ने एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर वैश्विक संघ सम्मेलन के दौरान चर्चा की गई नीतियों और विवरणों को समझाया। उदाहरण के लिए वांग टेंग पृथ्वी और ऑपरेशन वांडरिंग अर्थ का नेता बन गया। पृथ्वी पर सभी को जल्द ही ब्रह्मांड में क्रूर अस्तित्व के नियमों के बारे में पता चल गया और सभी की उम्मीदें वांग टेंग पर टिकी थीं। उन्हें यह भी पता चला कि वांग टेंग मानव जाति के लाभ के लिए 5 मूल तत्वों के लिए ग्रह चरण शास्त्रों को सार्वजनिक करने जा रहा था। पूरी दुनिया में कोहराम मच गया। वांग टेंग के योगदान के लिए हर कोई आभारी था। अगर कोई सड़क पर चलता तो उसे लोग उसकी तारीफ करते हुए सुनाई देते। वो एक अंतर्राष्ट्रीय आदर्श और नायक बन गया था। संपूर्ण विश्व उन्हें पृथ्वी का एकमात्र उद्धारक मानता था। कोई भी उसके बारे में बुरा नहीं बोल सकता था। अगर ऐसा नहीं होता तो उस व्यक्ति की निंदा की जाती और हर कोई उसे नीची नजर से देखता। ये कल्पना करना मुश्किल था कि आधुनिक समाज में इस तरह की नायक पूजा होगी, लेकिन यह वास्तविकता थी। वांग टेंग की प्रतिष्ठा अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंच गई। इस व्यक्ति ने इस प्रक्रिया में भाग नहीं लिया। उसने इसे विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों पर छोड़ दिया। नीतियां पूरे जोर शोर से आगे बढ़ीं। जहां तक वांग टेंग का सवाल है, उसने स्पेस शिफ्ट एरे बनाना शुरू कर दिया। उसने इस उद्देश्य के लिए पृथ्वी पर मौजूद सभी रून मास्टर्स को इकट्ठा किया। पूरे ग्रह को कवर करने वाली एक सरणी बनाने के लिए बड़ी मात्रा में जनशक्ति और संसाधनों की आवश्यकता थी। इस स्पेस शिफ्ट एरे के लिए भी बहुमूल्य सामग्री की आवश्यकता थी। अंतरिक्ष पत्थर, स्पेस रिंग और अन्य स्पेस आइटम बनाने के लिए स्पेस स्टोन मुख्य सामग्री थे।
स्पेस एरे बनाने में भी वे आवश्यक थे। वांग टेंग के पास कोई बेहतर समाधान नहीं था, इसलिए उसने दुनिया भर के मार्शल योद्धाओं से अंतरिक्ष वस्तुओं को इकट्ठा करने और उनमें से अंतरिक्ष पत्थर के पत्थरों को हटाने के लिए कहा। पृथ्वी की भूमध्य रेखा के ऊपर वांग टेंग मध्य हवा में तैरते हुए रून मास्टरों के समूह से बोले, क्या आप लोगों को उस कार्य के बारे में स्पष्ट जानकारी है जो मैंने आपको सौंपा है? समझा। चिंता मत करो मास्टर वांग। हाँ, हम आपको निराश नहीं करेंगे। सभी रून मास्टर 40 वर्ष या उससे अधिक उम्र के थे, लेकिन वे वांग टेंग के सामने अच्छा प्रदर्शन करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। सभी ने उसे ऊंची आवाज में जवाब दिया, बहुत बढ़िया, समय कम है, चलो तुरंत शुरू करते हैं, वांग टेंग ने सख्ती से कहा। रून मास्टर्स का समूह तुरंत अपने युद्धक जहाजों में सवार होकर उस क्षेत्र की ओर चल पड़ा जिसके वे प्रभारी थे। बहुत जल्द वांग टेंग अकेला रह गया। राउंड बॉल की आवाज उसके दिमाग में आई, अंतरिक्ष वस्तुओं से अंतरिक्ष पत्थर के पत्थर निकालना एक अच्छा विचार है। आपको ये कैसे सूझा? ये सबसे अच्छी विधि है जिसके बारे में मैं सोच सकता हूँ। वांग टेंग ने कुछ देर रुकने के बाद कहा, राउंड बॉल, धन्यवाद। राउंड बॉल ही वह व्यक्ति था जिसने पृथ्वी और ऑपरेशन वांडरिंग अर्थ को पंजीकृत करने का विचार दिया था। इसने विदेशी अंतरिक्ष और स्पेस शिफ्ट एरे के निर्देशांक भी प्रदान किए। वांग टेंग ने कभी अपना ग्रह नहीं छोड़ा था, इसलिए उसे कुछ भी पता नहीं था। अब तुम्हें मेरी ताकत का पता चल गया है। राउंड बॉल प्रसन्नता से हंसा। ठीक है, तुम अद्भुत हो। वांग टेंग हंसी और आंसू के बीच फंस गया। राउंड बॉल बहुत खुश था। हालांकि उसने अपना स्वर बदला और सख्ती से कहा, लेकिन आपको पृथ्वी पर अपने मुद्दों को जल्दी से निपटाना चाहिए और इस ग्रह को छोड़ देना चाहिए। सेंट स्टार पैगोडा बहुत जल्द यहाँ अजीब घटनाओं का पता लगाएगा और जांच करने के लिए किसी को भेजेगा। सेंट स्टार पैगोडा यहाँ से लगभग 850,000 प्रकाश वर्ष दूर है। उन्हें पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग 2 महीने लगेंगे, भले ही वे ब्रह्मांड में यात्रा करने के लिए ब्रह्मांड स्तरीय अंतरिक्ष यान का उपयोग करें। 2 महीने। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। मुझे याद है कि तुमने मुझसे कहा था कि हमें महान कियान साम्राज्य तक पहुंचने के लिए केवल 36 दिन चाहिए। ये सही है। मास्टर नांगोंग एक बार यहाँ आए थे, इसलिए हमारे पास हमारे लॉग में दर्ज सबसे छोटा रास्ता है। अगर हम कुछ वर्महोल पार कर ले तो हम समय बचा पाएंगे। E-63 अंतरिक्ष यान में सामान्य ब्रह्मांड स्तर के अंतरिक्ष यान की तुलना में बेहतर विशेषताएं भी हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हम इतनी जल्दी ग्रेट कियान ग्रह तक नहीं पहुंच पाएंगे। आखिरकार यह बहुत दूर है, राउंड बॉल ने समझाया। यह अच्छी बात है, मैं जल्द से जल्द सरनी पूरी कर लूंगा। वांग टेंग ने सिर हिलाया। जब तक आपके पास कोई योजना है, सब कुछ ठीक रहेगा। राउंड बॉल ने बोलना बंद कर दिया। QYE-63 अंतरिक्ष यान की मरम्मत लगभग समाप्त हो चुकी थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। 5 दिन बाद स्पेस शिफ्ट एरे का निर्माण पूरा हो गया। आधी रात को पूरे ग्रह पर रोशनी की एक चमकदार परत छा गई, मानो किसी रहस्यमयी कवच से उसे सुरक्षित रखा गया हो। हालांकि इस शानदार नजारे को बहुत कम लोग ही देख पाए। एड्स बाय पब फ्यूचर। अगले दिन डोंगहाई में दुनिया भर के नेता फिर से इकट्ठे हुए। गगनचुंबी इमारत के ऊपर एक विशाल अंतरिक्ष यान तैर रहा था। इमारत के नीचे वांग टेंग अपने परिवार को अलविदा कह रहे थे। बेटा, क्या तुम्हें जाना है? ली जिमेई ने वांग टेंग का हाथ पकड़ लिया। वह उसे जाने नहीं देना चाहती थी। इस बार वह देश के किसी दूसरे हिस्से या विदेश नहीं जा रहा था। वह जिंगबू महाद्वीप भी नहीं जा रहा था। वह विशाल ब्रह्मांड की ओर जा रहा था, अकेला। उसकी मां होने के नाते ली जिमेई उसे जाने देने में सहज महसूस नहीं कर रही थी। मां, वांग टेंग ने उसे धीरे से पुकारा। वह उसे इस तरह देखकर बर्दाश्त नहीं कर सका। ठीक है, उसे जाने दो। हमारा बेटा मानवता का नायक है। वह पूरी मानव जाति के लिए जा रहा है। हमें उस पर गर्व होना चाहिए। वांग शेंगुओ ने ली जिमेई को अपनी बाहों में खींच लिया और उसे धीरे से सांत्वना दी। मुझे परवाह नहीं कि वह हीरो है या नहीं, वह तो बस मेरा बेटा है, ली जिमेई ने आंखों में आंसू भरकर जवाब दिया। मां, चिंता मत करो। आपका बेटा कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा जिसमें उसे आत्मविश्वास न हो। ये कठिनाइयां मुझे नहीं रोक पाएंगी। ये बस एक ब्रह्मांड है। मैं थोड़ा सा दौरा करूंगा और 3 महीने में सुरक्षित वापस आ जाऊंगा, वांग टेंग ने हल्के फुल्के अंदाज में जवाब दिया। बिल्लुओं ने उसकी बातें सुनकर आंखें घुमाईं। वह बहुत घमंडी लग रहा था। ब्रह्मांड विशाल और रहस्यमय था।
यहाँ तक कि ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा भी ब्रह्मांड का सामना लापरवाही से करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। फिर भी इस आदमी ने कहा कि यह बस एक ब्रह्मांड है। जो नहीं जानता वह डरता नहीं है। बेशक वह जानती थी कि वह अपनी मां को दिलासा देना चाहता था, लेकिन जब उसने उसके हाव भाव देखे तो उसे लगा कि वह जो कह रहा था उसका मतलब वही था। उसे ब्रह्मांड में खतरों की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। वांग टेंग ने बाकी नेताओं को विदाई दी। ध्यान से, बाकी हम आप पर छोड़ देंगे। मिस्टर वांग टेंग, आपकी यात्रा सुरक्षित हो। मिस्टर वांग टेंग, हम आपके अच्छे समाचार के साथ लौटने का इंतजार करेंगे। राष्ट्राध्यक्ष आगे आए और वांग टेंग से हाथ मिलाया। उनके हाथ मिलाने का तरीका दृढ़ था और उनकी निगाहें दृढ़ थीं। ऐसा लग रहा था कि वे इस बेहद युवा नायक को अपने मन में गहराई से उकेर रहे हैं। इस समय किसी को अपनी जाति की परवाह नहीं थी। सभी के मन में बस एक ही पहचान थी, वे पृथ्वीवासी थे। पृथ्वी एक संयुक्त ग्रह था। वांग टेंग ने अपने चारों ओर नजर घुमाई। जब उसने अपने परिवार को देखा तो वह कुछ सेकंड के लिए रुक गया और फिर अपनी नजर लिन चौहान पर घुमाई। उसने अपनी आंखों में अपराध बोध के साथ उसे गौर से देखा। मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगी, लिन चौहान ने अपने होंठ हिलाए और फुसफुसाया। वांग टेंग ने सिर हिलाया। उसने अपने पैर हिलाए और धीरे धीरे हवा में ऊपर उठा। फिर वह मुड़ा और अंतरिक्ष यान में कदम रखा। सब लोग, मैं जा रहा हूं। उसकी आवाज हवा में हल्केपन के साथ गूंज उठी। केबिन का दरवाजा बंद हुआ और अंतरिक्ष यान तेजी से हवा में ऊपर उठा। ये प्रकाश की किरण में बदल गया और सबके सामने गायब हो गया। ये पूरी पृथ्वी की उम्मीद लेकर चला गया। अपना ख्याल रखें। वांग टेंग के करीबी नेताओं और लोगों ने सिर उठाकर मन ही मन उसके लिए प्रार्थना की। ये जिक्सिन डोंगहाई में जिक्सिन मार्शल हाउस की छत पर खड़ा था और जटिल भावनाओं के साथ प्रकाश की किरण को घूर रहा था। अंत में उसकी सारी भावनाएं दो शब्दों में सिमट गईं, अपना ख्याल रखना। डोंगहाई नंबर 1 हाई स्कूल के दूसरे विला में जू जी, यू हाओ और बाई वेई शराब से भरी एक मेज के साथ आंगन में बैठे थे। वे अपने कप उठाकर आसमान की ओर टोस्ट करते हुए हंस रहे थे और रो रहे थे। हमारा सबसे अच्छा दोस्त जा रहा है। वह सबकी उम्मीदें लेकर जा रहा है। हे भगवान, हम कितने बेकार हैं। हम कोई मदद नहीं कर सकते। भाई टेंग, अपना ख्याल रखना। डैन ताइक्सुआन हुआंगहाई मिलिट्री अकादमी की एक ऊंची इमारत की छत पर खड़ी थी और उसके हाथ में शराब की बोतल थी। उसने एक बड़ा घूंट लिया। उसने वांग टेंग को विदा नहीं किया, लेकिन वह उस अंतरिक्ष यान को भी देख रही थी जो प्रकाश की गति से उड़ गया था। छोटे बदमाश, जिंदा वापस आओ। एक नर्म आवाज हवा में तैर गई। डैन ताइक्सुआन पहले ही गायब हो चुका था। हुआंगहाई सैन्य अकादमी के मैदान पर पेंग युवानशान और टोनहू ने छात्रों के एक समूह का नेतृत्व किया और अंतरिक्ष यान को सलामी दी। सब लोग, अपने सीनियर को विदा करो, पेंग युवानशान ने लाल आंखों से कहा। हाँ। सैन्य छात्रों का समूह अपनी आंखों में प्रशंसा के भाव के साथ एक स्वर में चिल्लाया। उनकी आवाज बादलों के बीच से गुजरी। NOWELL-BE-IN.CO वरिष्ठ, हम आपकी जीत के लिए प्रार्थना करते हैं। हाइपरस्पेस यात्रा, ब्रह्मांड, विशाल एवं असीम। अंधेरे में कुछ धुंधले प्रकाश के धब्बे थे। अचानक दूर से एक विशाल उड़न तश्तरी के आकार का अंतरिक्ष यान उड़कर आया और सबकी आंखों से ओझल हो गया। QYE-63 अंतरिक्ष यान के केंद्रीय नियंत्रण कक्ष में। मुख्य नियंत्रण कक्ष वह जगह थी जहां बड़ा हॉल था। अंदर की लाशें साफ कर दी गई थीं और आर्गस, कैथू और अन्य विदेशी उम्मीदवारों के शवों को कहीं और ले जाया गया था। वांग टेंग मुख्य सीट पर बैठ गया। राउंड बॉल की आकृति उभरी और उसने मुस्कुराते हुए कहा, वांग टेंग, अंतरिक्ष यान अब गति पकड़ रहा है। ये लगभग आधे घंटे में प्रकाश की गति तक पहुंच जाएगा और हाइपरस्पेस यात्रा पर आगे बढ़ेगा। आधा घंटा और, ये तो बहुत धीमा है। वांग टेंग ने भौहें सिकोड़ी। धीमा? राउंड बॉल ने शिकायत की। QYE-63 अंतरिक्ष यान पहले से ही काफी अच्छा है। अगर यह एक साधारण अंतरिक्ष यान होता तो ये बहुत धीमा होता। होलांद फेडरेशन का अंतरिक्ष यान भले ही बहुत खूबसूरत हो, लेकिन वे QYE-63 से कहीं ज्यादा खराब हैं। जब निम्न श्रेणी के अंतरिक्ष यान गति पकड़ते हैं, यदि त्वरण बहुत अधिक हो तो यात्री शयन कक्ष में प्रवेश कर जाएंगे या उनकी जान जा सकती है। त्वरण? वांग टेंग दंग रह गया। गति बढ़ाने पर अंतरिक्ष यान के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल बदल जाएगा।
प्रकाश की गति के करीब पहुंचने पर गुरुत्वाकर्षण बल में परिवर्तन बहुत ज्यादा होगा और यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से हजारों गुना ज्यादा हो सकता है। यहां तक कि ग्रह स्तर के मार्शल योद्धा भी ऐसी भयानक गुरुत्वाकर्षण शक्ति का सामना करने और ढहने में सक्षम नहीं होंगे। उसी समय उसने मिग 3957 अंतरिक्ष यान के बारे में भी सोचा, जिसे उसने अपने स्पेस फ्रैगमेंट में संग्रहित किया था। ये सबसे साधारण अंतरिक्ष यान था। अंतरिक्ष में यात्रा करते समय प्लेटो प्राणियों को अपने सोने के केबिन में प्रवेश करना होगा। अब जब वह इस बारे में सोच रहा था तो उसे पता चला कि प्लेटो के लोग तो कुछ भी नहीं थे। वान टेन खुद को श्रेष्ठता का एहसास होने से नहीं रोक सका। अब वह एक अमीर आदमी था। मिग 3957 अंतरिक्ष यान को राउंड बॉल ने नष्ट कर दिया था और प्लेटो के प्राणी अभी भी गहरी नींद में थे। उसने अभी तक उन्हें मुक्त नहीं किया था। राउंड बॉल ने आगे कहा, हमारे QYE-63 में स्वचालित गुरुत्वाकर्षण समायोजन प्रणाली है और बाहरी दीवारों पर भी बड़ी संख्या में एंटी ग्रेविटी रूल उकेरे गए हैं। इसलिए आपको बिना किसी परेशानी के वैसा ही महसूस होता है जैसे कि यह पृथ्वी ही हो। कोई आश्चर्य नहीं। वान टेन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसे समझ में आया कि क्यों वह अंतरिक्ष यान में ऐसे चल रहा था जैसे कि वह धरती पर हो। उसके पैर जमीन पर थे। अतीत में अंतरिक्ष फिल्में देखते समय अंतरिक्ष यात्री सामान्य रूप से नहीं चल पाते थे और वे सभी भारहीनता की स्थिति में होते थे। कोई भी हरकत बेहद असुविधाजनक थी। अब ऐसा लग रहा था कि अंतरिक्ष यान सचमुच प्रभावशाली था। तो इस QYE-63 अंतरिक्ष यान को कम मत आंकिए, राउंड बॉल ने क्रोधित स्वर में कहा। हा, मुझे इन सब के बारे में पता नहीं था। वान टेन बेपरवाही से हंसा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अज्ञानता सुख नहीं है, राउंड बॉल ने तिरस्कार के साथ कहा और विषय बदल दिया। यह आपकी पहली अंतरिक्ष यात्रा है। क्या आप देखना चाहते हैं कि बाहर क्या हो रहा है? बेशक, वान टेंग ने सिर हिलाया। पैनोरामिक सिमुलेशन मोड सक्रिय करें, राउंड बॉल ने आदेश दिया। अचानक उसके आसपास की हर चीज बदल गई। उसका आसपास का माहौल गायब हो गया और एक विशाल तारों वाले आकाश में बदल गया। वान टेंग अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और सीट भी धीरे धीरे गायब हो गई। इस पल ऐसा लगा जैसे वह अंतरिक्ष में ही था। हाईटेक, वान टेंग ने कहा और पलट गया। नीला ग्रह धीरे धीरे छोटा होता जा रहा था, फिर वह भी उसकी नजरों से ओझल हो गया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, वो सौरमंडल को छोड़ चुका था और एक अज्ञात स्थान की ओर जा रहा था। ऐसे एकाकी वातावरण में स्वाभाविक रूप से लोग थका हुआ महसूस करेंगे। यहां तक कि वान टेंग जैसे दिव्य आत्मा गुरु भी लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। उस समय जब वह आधे साल तक आयामी दरार में फंसा रहा तो वह टूटने के कगार पर था। ये स्पष्ट था कि ऐसा शून्य कितना भयावह था। राउंड बॉल पैनोरमा सिमुलेशन रद्द करें, वान टेंग ने थोड़ी देर बाद कहा। ठीक है। आसपास का माहौल बदल गया और वापस सामान्य हो गया। वान टेंग, वह बिल्लू यहाँ है, उसने अचानक कहा। पृथ्वी छोड़ते समय वान टेंग उसे अपने साथ ले गया क्योंकि वह उसे वहां नहीं छोड़ना चाहता था। मैं जाकर देखूंगा। वान टेंग केंद्रीय नियंत्रण कक्ष से बाहर निकला और बिल्लुओं से मिला जो गलियारे से चल रहा था। क्या बात है? तुमने कहा था कि जब तुम पृथ्वी छोड़ोगे तो मुझे जाने दोगे। बिल्लुओं सीधे मुद्दे पर आ गया। वान टेंग कुछ देर के लिए हिचकिचाया। ये किसी और वजह से नहीं था। उसे बस ये चिंता थी कि अगर वह चली गई तो वह उसके बारे में जानकारी उजागर कर देगी। उसे जाने दो, राउंड बॉल की आवाज वान टेंग के दिमाग में गूंजी। अगर तुम नहीं भी करते तो सेंट स्टार पैगोडा से कोई जल्द ही जवाब तलाशने के लिए धरती पर जाएगा। उसे यहां रखने से हमें कम से कम कुछ समय तो मिलेगा। वान टेंग की आंखें चमक उठीं। इसका कोई फायदा नहीं है। सेंट स्टार पैगोडा को 2 दिव्य चरणीय मार्शल योद्धाओं की मृत्यु के बारे में पता है, राउंड बॉल ने तर्क दिया। वे पहले से ही यह जानते हैं। वान टेंग का चेहरा काला पड़ गया। तुमने पहले कुछ क्यों नहीं कहा? इसके बारे में बात करने से क्या फायदा? अगर आपकी चिंताएं हल नहीं हुई तो क्या आप पृथ्वी को ऐसे ही छोड़ देंगे? राउंड बॉल ने पलटकर जवाब दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वान टेंग अवाक रह गया। फिर उसने उदास चेहरे के साथ कहा, नहीं, मेरे माता पिता और मेरा परिवार वहां वापस आ गया है। मुझे वापस जाकर उन्हें ले जाना होगा। भोले मत बनो। उनकी ताकत के साथ उन्हें ब्रह्मांड में भटकने के लिए ले जाना शायद मौत की ओर ले जाएगा, राउंड बॉल ने निर्दयता से कहा। तुम, वान टेंग क्रोधित हो गया, लेकिन उसे मानना पड़ा कि राउंड बॉल सही था।
ब्रह्मांड बहुत खतरनाक था। अब वह खुद का ख्याल भी नहीं रख सकता था, अपने परिवार को ब्रह्मांड में भटकने के लिए साथ ले जाना तो दूर की बात थी। बिल्लुओं ने देखा कि वांग टेंग कोई जवाब नहीं दे रहा है। उसे लगा कि वह अपनी बात से मुकरने वाला है और वह घबरा गई। इस आदमी के मन में कोई बुरे विचार तो नहीं होंगे, है ना? अन्यथा वह उसे क्यों नहीं मार देता या उसे क्यों नहीं छोड़ देता? ये सब किस लिए था? आप जा सकते हैं, वांग टेंग ने अंततः कहा। वांग टेंग, मेरा एक मंगेतर है। हमारा साथ रहना असंभव है। बिल्लुआ थोड़ी घबराई हुई थी और एक कदम पीछे हटते ही अपनी छाती को पकड़े बिना नहीं रह सकी। उसके दिल में जो शब्द थे वे अचानक बाहर आ गए, लेकिन वह बीच में ही स्तब्ध रह गई। रुको, मैं जा सकती हूँ। वांग टेंग के चेहरे पर अजीब भाव थे। मैं अचानक से नहीं चाहता कि तुम यहाँ से जाओ। तुम्हारा एक मंगेतर है ना? मुझे चुनौतियां पसंद हैं। मैंने तुम्हें यहाँ अपने बिस्तर को गर्म करने में मदद करने के लिए रखने का फैसला किया है। बिल्लुओं का चेहरा काला पड़ गया। क्या तुम मजाक नहीं कर सकते? ठीक है, जल्दी से चले जाओ, इससे पहले कि मैं अपना मन बदल लूं। वांग टेंग ने हाथ हिलाया। बिल्लुओं ने राहत की सांस ली। वह मुड़कर जाने ही वाली थी कि अचानक वह रुक गई और बोली, मुझे पता है कि तुम किस बात को लेकर चिंतित हो। तुम सिर्फ ओलांद फेडरेशन में घुसकर पृथ्वी पर स्वायत्त नियंत्रण हासिल नहीं कर पाओगे। ओलांद फेडरेशन हस्तक्षेप करेगा और कई गुट पृथ्वी पर कब्जा करने आएंगे। आखिरकार एक बिना स्वामित्व वाला ग्रह बहुत मूल्यवान होता है। चिंता मत करो, जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हारे बारे में कोई जानकारी नहीं बताऊंगा। मैं उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करूंगा। कम से कम मैं तुम पृथ्वीवासियों को गुलाम बनने से बचा लूंगा। वह ईमानदार थी और वास्तव में वांग टेंग की मदद करना चाहती थी। बहुत बहुत धन्यवाद। वांग टेंग एक पल के लिए थोड़ा स्तब्ध रह गया। फिर वह हंस पड़ा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें नहीं पता। मुझे डर है कि मदद करना मुश्किल होगा। यदि बिल्लुओं को पता होता कि उसने 2 सेंट स्टार पैगोडा दिव्य मंच प्रशिक्षकों को मार दिया है और दोनों पक्षों के बीच झगड़ा चल रहा है, तो वह ऐसा कुछ नहीं कहती। आखिरकार ओलांद फेडरेशन में सेंट स्टार पैगोडा का प्रभाव बहुत बड़ा था। अधिकांश शक्तिशाली योद्धा सेंट स्टार पैगोडा से थे। बिल्लुओं का परिवार एमरल्ड एबिस गैलेक्सी के 3 महान परिवारों में से एक था। हालांकि ये सेंट स्टार पैगोडा की तुलना में अभी भी छोटा था। जब बिल्लुओं ने उसकी बातें सुनी तो वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसके विचार तेजी से चल रहे थे क्योंकि उसे नहीं लगा कि वह उसे डराने की कोशिश कर रहा था। अवश्य ही कुछ ऐसा होगा जिसके बारे में वह नहीं जानती होगी। एड्स बाय पब फ्यूचर। शुभकामनाएं। बिल्लुओं ने वांग टेंग की ओर देखा और अपनी बात समाप्त की। फिर वह अंतरिक्ष यान के पीछे की ओर चली गई जहां उसका अंतरिक्ष यान डॉक किया गया था। वांग टेंग उसे अंतरिक्ष यान में चढ़ते देख रहा था, तभी बिल्लुओं के पास एक महिला दिखाई दी। वह थोड़ा हैरान हुआ। अलेस। वह माउंट सेंट अलाइस की देवी थी। प्रकाश के लिए अलाइस की प्रतिभा अच्छी है। मैंने उसे पृथ्वी से दूर ले जाने का फैसला किया है। उसकी प्रतिभा ब्रह्मांड में अपनी अधिकतम क्षमता तक ही निखर कर आएगी, बिल्लुओं ने समझाया। वांग टेंग ने सिर हिलाया और अलाइस की ओर देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम ऐसी स्थिति में फिर मिलेंगे। ब्रह्मांड खतरनाक है, अपना ख्याल रखना। अलाइस की नजरें वांग टेंग के चेहरे पर घूम गईं, मानो वह उसके चेहरे की विशेषताओं को अपने दिल में उकेरने की कोशिश कर रही हो। फिर उसने धीरे से कहा, तुम भी। हम फिर मिलेंगे। QYE-63 अंतरिक्ष यान का पिछला दरवाजा खुल गया। बिल्लुओं का अंतरिक्ष यान वहां से निकलकर दूसरी दिशा में उड़ गया। वांग टेंग खिड़की के पास खड़ा होकर उन्हें जाते हुए देख रहा था। यह अच्छा था। बिल्लुओं ने अलाइस को छीन लिया। भले ही वह असफल हो जाए, फिर भी पृथ्वी से कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास उठने का मौका होगा। राउंड बॉल ने कहा, ये दोनों महिलाएं प्रतिभाशाली हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वे ब्रह्मांड के स्तर तक भी पहुंच सकती हैं। ओह, आप उन्हें इतना ऊंचा दर्जा दे रहे हैं। वांग टेंग आश्चर्यचकित था। वास्तव में ब्रह्मांड में ब्रह्मांड मंच बहुत मजबूत नहीं है। राउंड बॉल ने विलाप किया, देखा, मास्टर नांगोक भी गिर गया। वांग टेंग ने सिर हिलाया और राउंड बॉल से सहमति जताई। हालांकि वह खुद के बारे में चिंतित नहीं था क्योंकि ब्रह्मांड मंच निश्चित रूप से उसके लिए अंतिम लक्ष्य नहीं था। वांग टेंग, अंतरिक्ष यान प्रकाश की गति तक पहुंचने वाला है। राउंड बॉल की आवाज अचानक गंभीर हो गई। वांग टेंग की आंखों में चमक चमक उठी जब उसने सिर हिलाया। कुछ ही क्षणों बाद, उल्टी गिनती शुरू करो।
NOLB-JAN.COM। 10, 9, 8, 7। वान टेंग ने खिड़की से बाहर का नजारा देखा। अब उसे कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। ग्रह और उल्कापिंड धुंधले हो गए थे और चारों ओर केवल अंधेरा था। उसे साफ महसूस हुआ कि आसपास की जगह हिलने लगी है। 6, 5, 4, 3, 2, 1। जैसे ही उल्टी गिनती समाप्त हुई, धुंधला QY-63 अंतरिक्ष यान अचानक ब्रह्मांड में गायब हो गया। हाइपरस्पेस यात्रा सक्रिय। हवा और बिजली के पंख। एक धमाका। वान टेंग ने अंतरिक्ष यान को हिलते हुए महसूस किया। कंपन 10 सेकंड से ज्यादा समय तक रहा और फिर रुक गया। चारों ओर घना अंधेरा था, कोई रोशनी नहीं थी। हाइपरस्पेस यात्रा सफल रही। ये डार्क यूनिवर्स है, राउंड बॉल वान टेंग के पास दिखाई दी और बाहर के दृश्य को देखते हुए कहा। अंधकार में ब्रह्मांड, क्या हम एक आयामी दरार के अंदर नहीं हैं? वान टेंग ने जब परिचित दृश्य देखा तो वह झिझका। एक आयामी दरार के अंदर? खैर, ये गलत नहीं है। राउंड बॉल ने अपनी ठोड़ी को छुआ और सिर हिलाया। वान टेंग ने कहा, मैं पहले भी यहाँ आया हूँ। क्या तुम यहाँ पहले भी आ चुके हो? राउंड बॉल चौंक गया। उसने आश्चर्य से वान टेंग को देखा और तुरंत पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? अगर तुम प्रकाश की गति से आगे नहीं बढ़ोगे तो तुम डार्क यूनिवर्स में प्रवेश नहीं कर पाओगे। रुको, तुम्हारे पास अंतरिक्ष प्रतिभा है। क्या ये हो सकता है? मैं डार्कलैंड से एक आयामी दरार की मदद से बच निकला, जिसे अंधेरे प्रेत बना रहे थे। मैंने आयामी दरार को केवल यह महसूस करने के लिए उड़ा दिया कि यह निर्माण के आधे रास्ते पर ही था। मैं अवाक रह गया, वान टेंग ने कंधे उचकाए और असहाय स्वर में उत्तर दिया। राउंड बॉल दंग रह गया। फिर वह जोर से हंसने लगा। क्या यह मजाकिया है? वान टेंग अवाक रह गया। तुम बेवकूफ हो, तुम किसी और के आयामी दरार में भाग गए और उसे उड़ा भी दिया। क्या तुम्हें फंसने का डर नहीं था? राउंड बॉल ने तिरस्कारपूर्वक कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। आप नहीं समझते कि स्थिति कितनी खतरनाक थी। अगर मेरे पास कोई और विकल्प होता तो क्या मैं इसे उड़ा देता? वान टेंग ने जवाब दिया। तुम डार्कलैंड में क्यों थे? राउंड बॉल ने उत्सुकता से पूछा। वान टेंग ने संक्षेप में बताया कि उसे किस तरह डार्कलैंड में फेंका गया था। राउंड बॉल हैरान था, उसने विलाप करते हुए कहा, तुम्हारे अनुभव वाकई दिलचस्प हैं। ग्रहीय अवस्था में पहुंचने से पहले ही तुम बहुत सी चीजों से गुजर चुके हो। ये चमत्कार है कि तुम नहीं मरे। क्या तुम्हें लगता है कि मैं चाहता हूं? मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। वान टेंग ने अपनी आंखें घुमाई। किसी कारण से उसे लगा कि यह छोटा सा लड़का खुश हो रहा था। हाँ, राउंड बॉल ने अपना मुंह ढक लिया और हंसने लगा। अचानक वह गंभीर हो गया और बोला, लेकिन तुम वाकई भाग्यशाली हो कि तुम डार्क यूनिवर्स से बच निकलने में सक्षम हो। ये तुम्हारी अंतरिक्ष प्रतिभा से संबंधित होना चाहिए, है ना? हाँ, मैंने अपने आध्यात्मिक पालतू जानवर के साथ अपने संबंध के माध्यम से पृथ्वी के निर्देशांक पाए। फिर मैंने वापस जाने के लिए एक सुरंग का पुनर्निर्माण करने के लिए अंतरिक्ष सरणी का उपयोग किया। वान टेंग ने सिर हिलाया और कहा। अंतरिक्ष प्रतिभा वास्तव में स्वर्ग को चुनौती देने वाली है। साधारण मार्शल योद्धा तो अंधेरे ब्रह्मांड में मर गए होंगे। राउंड बॉल, आप डार्क यूनिवर्स के बारे में कितना जानते हैं? वान टेंग ने पूछा। ज्यादा नहीं। डार्क यूनिवर्स बेहद रहस्यमय है। एक मार्शल योद्धा केवल अंतरिक्ष यान पर डार्क यूनिवर्स में यात्रा कर सकता है जब तक कि वह प्रकाश की गति से आगे निकलने में सक्षम न हो, या उसके पास आपकी तरह अंतरिक्ष प्रतिभा होनी चाहिए। वास्तव में, भले ही आप डार्क यूनिवर्स में यात्रा करने में सक्षम हो, आप इसे बड़े पैमाने पर नहीं खोज सकते। इस प्रकार डार्क यूनिवर्स हमेशा हमारे लिए एक रहस्य रहा है। क्या ये सच है? वान टेंग को थोड़ी निराशा हुई। वह राउंड बॉल से डार्क यूनिवर्स के बारे में और जानकारी लेना चाहता था, लेकिन उसे भी ज्यादा कुछ नहीं पता था। राउंड बॉल ने जब उसके चेहरे पर भाव देखे तो वह निराश हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, इसलिए वह अपनी झुंझलाहट को निगलने में ही सक्षम था। वान टेंग ने अचानक धीरे से हौंफते हुए कहा। यह क्या है? राउंड बॉल ने जल्दी से पूछा। एड्स बाय पब फ्यूचर। मुझे लगता है कि मुझे एक हल्का सा संबंध महसूस हो रहा है। यह क्या है? वान टेंग ने भौहें सिकोड़ ली। हालांकि वह लंबे समय तक सोचता रहा, लेकिन उसे जवाब नहीं मिल पाया। कनेक्शन। राउंड बॉल भी हैरान था। इस अंधकार में ब्रह्मांड में वान टेंग से क्या जुड़ा हो सकता है? इसके बारे में सोचना बंद करो। मेरे पीछे आओ, मैं जल्द ही युद्ध कवच बनाने जा रहा हूँ।
राउंड बॉल ने उसके विचारों को बाधित किया और बाहर निकल गया। नोव एल बी JNN। वह अभी भी विचार कर रहा था, लेकिन उसने राउंड बॉल का पीछा किया। वे ब्रह्मांड अंतरिक्ष यान में चले गए। अंतरिक्ष यान बहुत बड़ा था, लेकिन अंतरिक्ष यान का रखरखाव करने के लिए कई निर्माण रोबोट थे, इसलिए उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं थी। कुछ देर बाद वे एक विशाल लोहारी स्टूडियो में पहुंचे। कमरे के बीच में एक बड़ी सी मेज थी। दीवारों पर सभी तरह के लोहारी उपकरण लटके हुए थे। ये पहली बार था जब वांग टेंग ने ऐसा हाईटेक स्मिथरी स्टूडियो देखा था। उसने उत्सुकता से चारों ओर नजर घुमाई। गोल बॉल मुस्कुराया। वह तैरकर मेज पर आया और अपनी हथेली खोली। उसकी हथेली पर एक स्टार कोर और एक क्रिस्टल क्लियर स्टार बोन दिखाई दी। ये विंडस्टॉर्म जायंट ऐप से स्टार कोर और स्टार बोन है। इनमें 3 तत्व होते हैं: हवा, पानी और बिजली। वे बेहद दुर्लभ हैं। भले ही आपके पास हवा या बिजली का तत्व न हो, आप युद्ध कवच पर रन को सक्रिय कर सकते हैं ताकि एक निश्चित मात्रा में हवा और बिजली का हमला जारी किया जा सके। ये बेहद उपयोगी है, राउंड बॉल ने समझाया। उसे नहीं पता था कि वांग टेंग के पास हवा और बिजली के तत्व भी थे। रुको, मेरे पास ये 2 तत्व हैं, वांग टेंग ने कहा। राउंड बॉल दंग रह गया। उसने मुड़कर उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? वांग टेंग ने अपनी हथेली खोली। बल्कि 2 गेंदें प्रकट हुई। एक हरी थी जबकि दूसरी बैंगनी। तुम किस तरह के राक्षस हो? राउंड बॉल ने उसे बड़ी आंखों से देखा। कुछ देर तक सोचने के बाद उसने कहा, तुम्हारे पास 5 मूल तत्व, अंतरिक्ष प्रतिभा और हवा और बिजली तत्व हैं। हे भगवान! इस ब्रह्मांड में आपकी प्रतिभा के समान कोई और नहीं है। उसने वांग टेंग को ऐसे देखा जैसे वह कोई राक्षस हो। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। और बिजली के पंख? 2। ठीक है, आप जारी रख सकते हैं, वांग टेंग ने फोर्सेस की 2 गेंदों को दूर फेंकने के बाद लापरवाही से कहा। राउंड बॉल अचानक निराश हो गया। हालांकि उसकी आंखें तुरंत चमक उठी और उसने कहा, चूंकि तुम्हारे पास हवा और बिजली की शक्ति है, इसलिए मैं तुम्हारे युद्ध कवच में हवा और बिजली के पंख जोड़ सकता हूं। हवा और बिजली के पंख? वांग टेंग दंग रह गया। हाँ, हवा और बिजली के पंख। राउंड बॉल ने सिर हिलाया। इनसे आपकी गति 2 से 3 गुना बढ़ सकती है। ये तो आश्चर्यजनक है, वांग टेंग ने कहा। दुनिया की सभी मार्शल आर्ट को देखते हुए केवल गति को ही कभी हराया नहीं जा सकता। यदि वह अपनी गति 2 से 3 गुना बढ़ा ले तो वह अपने से कुछ स्तर ऊपर के विरोधियों को भी मार सकता है। हवा और बिजली के पंख वास्तव में एक युद्ध तकनीक है, लेकिन ये बहुत महंगा है। मैंने इसे केवल एक बार देखा है, लेकिन मैंने कड़ी मेहनत की और इसके पीछे के सिद्धांत को समझने में कामयाब रहा। फिर मैंने हवा और बिजली के पंख बनाने के लिए रून बनाए जिन्हें युद्ध कवच पर उकेरा जा सकता है। हालांकि यह युद्ध तकनीक जितनी शक्तिशाली नहीं है, लेकिन यह एक अविश्वसनीय वस्तु है, राउंड बॉल ने गर्व से कहा। वांग टेंग ने इसे अंगूठा दिखाया। राउंड बॉल की लोहारी महारत बहुत गहरी होगी क्योंकि यह युद्ध तकनीक से हथियार बनाने में सक्षम थी। हा, जल्दी करो, क्या तुमने नहीं कहा कि तुम्हारे पास बहुत सारे स्टार कोर और स्टार हड्डियां हैं? उन्हें बाहर निकालो, मैं युद्ध कवच बनाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। राउंड बॉल उत्साहित हो गया और उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने वांग टेंग से जल्दी करने का आग्रह किया। वांग टेंग ने जब उसकी अभिव्यक्ति देखी तो सिर हिलाते हुए मुस्कुराया। उसने अपने पास जमा किए गए सभी स्टार कोर और स्टार हड्डियों को बाहर निकाला। नोव एल बी JNN एड्स बाय पब फ्यूचर। ये सभी 13 सितारा और उससे ऊपर के स्टार कोर और स्टार हड्डियां थीं। उसने बाकी को बेच दिया था। बुरा नहीं। ये सभी ग्रहीय शिष्य स्टार कोर और स्टार हड्डियां हैं, जो ग्रहीय स्तर का युद्ध कवच बनाने के लिए पर्याप्त हैं। विंडस्टॉर्म जायंट ऐप के स्टार कोर और स्टार बोन की मदद से ये युद्ध कवच ग्रहीय स्तर के शिखर तक पहुंच सकता है। राउंड बॉल ने संतुष्टि में सिर हिलाया। ये है, वह अचानक धीरे से चिल्लाया। फिर वह उछला और 2 सितारा हड्डियों को पकड़ लिया। सम्राट स्तर की सितारा हड्डियां? आपको ये सम्राट स्तर की स्टार हड्डियां कहां से मिली? आपके पास उनमें से 2 हैं। राउंड बॉल वांग टेंग की ओर दौड़ा और उससे उत्साह से पूछा। बहुत उत्साहित मत होइए, ये सिर्फ 2 सम्राट स्तर की स्टार हड्डियां हैं, वांग टेंग ने कहा। बस। राउंड बॉल की आवाज कई पिचों तक ऊंची हो गई। इसने उसे एक घातक नजर से देखा और जारी रखा, क्या तुम मुझे मौत के घाट उतारने की कोशिश कर रहे हो? क्या आप जानते हैं कि सितारों की हड्डियां कितनी दुर्लभ होती हैं?
सम्राट स्तर की सितारों की हड्डियां तो और भी मुश्किल से मिलती हैं। अगर आप इसे नीलामी में रखेंगे तो ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा भी आकर इसे छीन लेंगे। सचमुच, क्या तुम अतिशयोक्ति नहीं कर रहे हो? यहाँ तक कि ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा भी इसे चाहेंगे। वांग टेंग ने आश्चर्य से कहा। तुम क्या सोचते हो? तुम नहीं जानते कि तुम कितने भाग्यशाली हो। राउंड बॉल ने वांग टेंग को घूर कर देखा। फिर उसने आह भरी और कहा, अगर मास्टर नांगोंग के पास अपने ब्रह्मांड स्तर के युद्ध कवच के लिए सम्राट स्तर की स्टार हड्डी होती तो वह मरता नहीं। क्या आप इन 2 सम्राट स्तर की सितारा हड्डियों से ब्रह्मांड स्तर का युद्ध कवच बना सकते हैं? वांग टेंग ने पूछा। हाँ, हालांकि हमें कुछ ब्रह्मांड स्तर के अयस्कों की भी आवश्यकता है। मुझे एक नजर डालने दो। मास्टर नांगोंग के पास शायद कुछ बचा हुआ है। आप खेती कर सकते हैं। हम आज युद्ध कवच नहीं बना रहे हैं। मुझे अपनी योजना को फिर से संगठित करने की आवश्यकता है। राउंड बॉल अपने खजाने को देखने के लिए गायब हो गया। उसके खजाने कहाँ थे, वांग टेंग को नहीं पता था। जब उसने खाली लोहारी स्टूडियो देखा तो उसने असहायता से अपना सिर हिलाया। एड्स बाय पब फ्यूचर। लेकिन वह उत्सुकता से भी भरा हुआ था। ब्रह्मांड स्तर का युद्ध कवच। अगर उसके पास खुद के लिए एक होता तो ये बहुत बढ़िया होता। वास्तव में जब भी संभव हो उसे और अधिक खजाने इकट्ठा करने चाहिए। सही समय आने पर हमेशा आश्चर्य होता है। वांग टेंग ने मन ही मन खुशी से सोचा जब वह लोहारी स्टूडियो से बाहर निकला और साधना कक्ष की ओर चला गया। एक ब्रह्मांडीय बेड़ा आकाशगंगा के एक भाग में एक वर्माहोल के बाहर चुपचाप तैर रहा था। कमांड रूम में एक युवक सोफे पर टेक लगाकर बैठा था और शराब का आनंद ले रहा था। वह इस बेड़े का कमांडर था। मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने मुझे इस सुदूर ग्रह क्षेत्र की रक्षा करने के लिए क्यों भेजा। यहाँ कोई जीवन ग्रह नहीं है। यह मेरे समय की बर्बादी है। युवक ने मन ही मन शिकायत की। उसके बाल चांदी के थे और वह एक इंसान की तरह दिखता था। हालांकि उसके गालों के दोनों तरफ 3 चांदी की धारियां थीं। उसकी आभास से वह एक दिव्य चरण का मार्शल योद्धा था। इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती। मेरा कोई शक्तिशाली परिवार नहीं है, इसलिए वे मुझे उन धनी ग्रहों पर नहीं भेजेंगे। वे मुझे केवल यही नौकरी देंगे जो कोई और नहीं करेगा। चांदी के बालों वाले युवक ने आह भरी और अपने भाग्य पर विलाप किया। मैंने सुना है कि कुछ समय पहले महासन के प्रतिभाशाली मार्शल योद्धा इस ग्रहीय क्षेत्र में एक ग्रह पर परीक्षण के लिए आए थे। मुझे आश्चर्य है कि परीक्षण स्थल के रूप में चुना जाने वाला ये किस तरह का ग्रह है। क्या इस उजाड़ क्षेत्र में कोई जीवन ग्रह है? अगर मैं जीवन वाला कोई ग्रह खोज लूं तो कितना अच्छा होगा। मैं तुरंत ही कुलीन बन जाऊंगा। चांदी के बालों वाला आदमी लगातार अपने आप से बड़बड़ाने लगा। इसी समय उसके सामने की स्क्रीन चमक उठी और भूरे रंग का गाउन पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति प्रकट हुआ। मास्टर, चांदी के बालों वाला युवक चौंक गया। वह जल्दी से सोफे से उठा और बड़े साहब का आदरपूर्वक अभिवादन किया। क्लूक, बुजुर्ग ने आम भाषा में कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक आदेश है। कृपया आगे बढ़ें, क्लूक ने जल्दी से उत्तर दिया। अपने गृह क्षेत्र की ठीक से रक्षा करो। अगर कोई बाहर आए तो उसे गिरफ्तार कर लो, चाहे वह कोई भी हो, बुजुर्ग ने ठंडे स्वर में कहा। यहां तक कि उम्मीदवार भी। क्लूक चौंक गया। हाँ, बुजुर्ग ने सख्ती से कहा, अगर वे विरोध न करें तो उन्हें नुकसान न पहुंचाएं। लेकिन अगर कोई अजनबी गुजरे तो उसे गिरफ्तार कर लें, चाहे वह जिंदा हो या मुर्दा। हाँ, क्लूक बुजुर्ग की आवाज में गुस्सा और दृढ़ता सुन सकता था। कुछ देर बाद कमांड रूम में फिर से शांति छा गई। क्लूक ने अपनी पीठ सीधी की और एक लंबी सांस छोड़ी। मुझे आश्चर्य है कि क्या हुआ। मास्टर बहुत गुस्से में लग रहे हैं। चाहे जो भी हो, मैंने परेशानी नहीं पैदा की। मैं सिर्फ उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए जिम्मेदार हूं। यह एक अच्छा मौका है। अगर मैं मास्टर के सामने अच्छा प्रदर्शन कर पाया तो वह मुझ पर ध्यान दे सकते हैं। एक बार जब वह मेरे लिए कुछ अच्छा कह देंगे तो मेरा भविष्य उज्जवल हो जाएगा, क्लूक ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी आंखों में एक उत्साहपूर्ण चमक थी। होलांद फेडरेशन के उच्च अधिकारियों ने सिर्फ इस वर्महोल की सुरक्षा करने वाले बेड़े को आदेश नहीं भेजा था। पृथ्वी को केंद्र में रखते हुए इस सुदूर ग्रहीय क्षेत्र के सभी वर्महोल अलग अलग बेड़े द्वारा संरक्षित थे। उन सभी को गिरफ्तारी का आदेश मिला। होलांद फेडरेशन ने तुरंत ही इस खबर को सील कर दिया जब उन्हें पृथ्वी की मौजूदगी का पता चला। केवल कुछ उच्च स्तरीय अधिकारियों को ही इसके बारे में पता था। इस प्रकार इन बेड़े के कमांडरों को यह नहीं पता था कि उन्हें किसे गिरफ्तार करना है या क्यों।
लेकिन इससे उनका उत्साह कम नहीं हुआ। चांदी के बालों वाले युवक की तरह ही इन लोगों के पास कोई पृष्ठभूमि नहीं थी। यही कारण था कि उन्हें इस सुदूरग्रहीय क्षेत्र में एक वर्महोल की रखवाली करने के लिए भेजा गया था। उच्च अधिकारियों से मिली यह खबर उनके लिए पद में वृद्धि का एक बड़ा अवसर था। कोई भी सेनापति आसमान से गिरे इस केक को छोड़ना नहीं चाहता था। वे उत्साह में अपने हाथ मलते रहे और अपने योद्धाओं को सतर्क रहने का आदेश दिया। उन्हें किसी भी व्यक्ति को इस क्षेत्र से बाहर नहीं जाने देना चाहिए। वांग टेन को नहीं पता था कि आकाशीय स्तर के योद्धाओं के एक समूह ने उस पर नजर रखी हुई थी। वह अपने अंतरिक्ष यान पर साधना कर रहा था जब कुछ समय पहले उसने जो संबंध महसूस किया था वह और भी मजबूत हो गया। वह उठकर खिड़की के पास गया। दूर से कुछ धुंधले प्रकाश के धब्बे उड़ रहे थे। इस विशाल और काले अंधकार में ब्रह्मांड में प्रकाश के धब्बे अत्यंत स्पष्ट थे। वांग टेन ने उन्हें तुरंत देखा। राउंड बॉल ने यह अजीब नजारा देखा और वांग टेन के पास आ गया। वह आश्चर्य से रोशनी के धब्बों को देखने लगा। शून्यमयी मक्खियां, राउंड बॉल ने कहा। बिना किसी अनुस्मारक के भी वांग टेन को याद था कि वे क्या थे। जब वह पहली बार इस आयामी दरार में आया था तो उसने गलती से शून्य मेफ्लाइज के एक समूह के साथ संबंध बना लिया था। अंततः उसे इस धुंधले संबंध की उत्पत्ति समझ में आ गई। ये शून्यमयी मक्खियों से आया था। वांग टेंग ने नहीं सोचा था कि इतने लंबे समय के बाद ये शून्यमयी मक्खियां अभी भी उसका स्थान पा सकेंगी जब वह डार्क यूनिवर्स में आएगा। राउंड बॉल का चेहरा लगभग खिड़की पर चिपका हुआ था। वह बाहर की अनगिनत रोशनी के बिंदुओं को घूर रहा था और उलझन में था। मुझे आश्चर्य है कि ये शून्यमयी मक्खियां यहाँ क्यों आईं? टस्क, मैंने नहीं सोचा था कि मुझे डार्क यूनिवर्स के आश्चर्यों में से एक को देखने का सम्मान मिलेगा। यह विस्मय में था। अंधकार में ब्रह्मांड के आश्चर्यों में से एक। वांग टेंग आश्चर्यचकित था। तुम्हें नहीं पता, शून्यमयी मक्खियां उन कुछ जीवन रूपों में से एक हैं जो डार्क यूनिवर्स में रहते हैं। उनका जीवन काल बहुत छोटा होता है। वे एक ही समय में घूमते हैं और प्रजनन करते हैं। जब वे मरते हैं तो उनकी लाशें जहां भी होती हैं वहीं गिर जाती हैं। इसी वजह से उन्हें एक दिवसीय मई मक्खियां नाम मिला। बहुत कम लोग डार्क यूनिवर्स में उनके उड़ने के खूबसूरत नजारे देख पाते हैं, राउंड बॉल ने धीरे से कहा। उनका जीवन काल छोटा होता है। वांग टेंग ने राउंड बॉल के शब्दों में एक विवरण देखा। उसने भौहें सिकोड़ी। ये सही है, हर कोई यह जानता है। राउंड बॉल बाहर खाली पड़ी मई मक्खियों को घूरता रहा। वांग टेंग के हाव भाव पर ध्यान नहीं दिया। वांग टेंग ने अपनी थोड़ी को छुआ और विचार किया। कुछ ठीक नहीं था। ये मई मक्खियां तब से जीवित थीं जब वे पिछली बार यहां आई थीं। उसे नहीं लगता था कि उनका जीवन काल छोटा होता है। बहुत जल्द ही शून्यमयी मक्खियां उनके करीब आ गईं और अंतरिक्ष यान के चारों ओर नाचने लगीं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें कुछ मिल गया है और वे खिड़की के सामने इकट्ठा हो गए जहां वांग टेंग और राउंड बॉल थे। राउंड बॉल ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। वह हैरान था, क्या वे मेरे लिए आए थे? वांग टेंग ने जब उसकी स्तब्ध अभिव्यक्ति देखी तो वह चुपके से हंस पड़ा। वह आगे बढ़ा और खिड़की पर अपनी उंगली थपथपाई। सभी शून्य मक्खियां उसकी उंगली की ओर इकट्ठी होने लगीं। ऐसा लग रहा था कि वे उसके बुलावे का जवाब दे रही हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। यह क्या है? राउंड बॉल आश्चर्य से वांग टेंग को देखने लगा। भले ही वह मूर्ख हो, लेकिन वह बता सकता था कि ये शून्यमयी मक्खियां उसके लिए नहीं आई थीं। वे वांग टेंग के लिए यहां आई थीं। हे कमीने! बुराई! वह कारण जानता था, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। वह इस पर हंस रहा होगा। राउंड बॉल ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए और वांग टेंग को घूरने लगा। मेरी तरफ ऐसे मत देखो। तुमने मुझसे नहीं पूछा, वांग टेंग ने मासूमियत से कहा। तो यह मेरी गलती है। राउंड बॉल ने अपनी आवाज ऊंची की और अविश्वास से वांग टेंग को घूरा। ऐसा लग रहा था कि वह उसकी बेशर्मी से हैरान है। बेशक, वांग टेंग ने सिर हिलाया। चुप रहो, राउंड बॉल ने आंखें घुमाईं। इतने सालों तक जीने के बावजूद उसे एक बेवकूफ लड़के ने चिढ़ाया जो 20 साल से भी कम उम्र का था। राउंड बॉल हताश और अवाक महसूस कर रहा था। अपनी भावनाओं को शांत करने से पहले उसने कुछ गहरी सांसें लीं। फिर उसने अपना सबसे बड़ा संदेह व्यक्त किया, वे तुम्हें खोजने क्यों आए थे? मैंने उनके साथ आध्यात्मिक संबंध स्थापित किया। वांग टेंग ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति जारी की। ये धातु की दीवारों से रिसकर बाहर चली गई। ये शून्य मेफ्लाइज उसकी आध्यात्मिक शक्ति के मार्गदर्शन में विभिन्न आकृतियां बनाने लगे। एक सेकंड पहले वे तितलियां थीं।
अगले ही पल उन्होंने एक विशाल वेल का रूप ले लिया। वे वांग टेंग के शरीर का ही एक विस्तार लग रहे थे। राउंड बॉल उनके प्रदर्शन से चकित था। तुम उनके साथ संपर्क बनाने में कामयाब हो गए। राउंड बॉल अवाक रह गया। उसने अविश्वास में पूछा, कैसे? क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे अगर मैं कहूं कि मैंने ये गलती से किया? वांग टेंग ने कंधे उचका दिए। गलती से? राउंड बॉल को समझ नहीं आया कि क्या महसूस करे। उसे लगा कि वांग टेंग नाटक कर रहा है। वह जरूर कर रहा होगा। हालांकि उसे उसका खंडन करने का कोई कारण नहीं मिला। ओह माय, मुझे बहुत जलन हो रही है। राउंड बॉल ने काफी देर तक सोचने के बाद लगभग कोसा। शून्यमयी मक्खियां दुर्लभ हैं, लेकिन वे मेरी आध्यात्मिक शक्ति का विस्तार होने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती हैं। उनका उपयोग केवल डार्क यूनिवर्स की जासूसी करने के लिए किया जा सकता है। मैं उन्हें बाहर नहीं ला सकता, इसलिए उनका उपयोग सीमित है। तुम ईर्ष्या क्यों कर रहे हो? वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया। वास्तव में आप कुछ भी नहीं जानते। राउंड बॉल ने वांग टेंग को ऐसे देखा जैसे वह कोई देहाती हो। उसने तिरस्कारपूर्वक कहा, आपकी आध्यात्मिक शक्ति का विस्तार होने के अलावा शून्यमयी मक्खियां अपने शरीर में आध्यात्मिक कौशल भी जमा कर सकती हैं और अपने प्रतिद्वंद्वी को अप्रत्याशित हमला करने का मौका दे सकती हैं। जब आप किसी पर चुपके से हमला करना चाहते हैं तो वे एक आवश्यक वस्तु है। एड्स बाय पब फ्यूचर। राउंड बॉल की आंखें चमक उठी। वह थोड़ा उत्साहित लग रहा था। वांग टेंग ने खांसी और अजीब भाव के साथ उसे बीच में रोका। क्या? राउंड बॉल ने दुखी होकर पूछा। क्या तुम्हें भी चुपके से काम करना पसंद है? बेशक। क्या थोड़ा सा चालाक होना अच्छा नहीं है? आपको लड़ाई में इतना प्रयास करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसकी सही योजना बनाते हैं तो आप अपने से ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति को मार सकते हैं। राउंड बॉल इस विषय पर असाधारण रूप से उत्साही था। उसने बिना रुके बकबक करना शुरू कर दिया और उसने ध्यान नहीं दिया कि वांग टेंग की अभिव्यक्ति अजीब हो गई है। इस आदमी की रुचियां भी मेरी तरह ही हैं। वांग टेंग ने मन ही मन सोचते हुए हंसते हुए कहा। दुर्भाग्य से मास्टर नांगोंग बहुत धर्मी थे। यही कारण है कि वे दूसरों के झांसे में आ गए और मर गए। आह! राउंड बॉल ने अचानक नांगोंग यू के बारे में सोचा और विलाप किया। ये सही है। कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा धार्मिक नहीं हो सकता। वांग टेंग ने सहमति में सिर हिलाया। उसे भी ऐसा ही लगा। नांगोंग यू को उसके शिष्य द्वारा धोखा दिए जाने का मुख्य कारण ये था कि वह बहुत भोला था। अगर वह मेरे जैसा विश्वासघाती होता, रुको, मैं विश्वासघाती नहीं हूं। अगर वह मेरे जितना होशियार होता तो उसे धोखा नहीं दिया जाता। हाँ, क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है? राउंड बॉल को ऐसा लग रहा था कि उसे अपना हमसफर मिल गया है। उसने वांग टेंग को गंभीरता से देखा। क्या तुमने मुझसे पूछा कि क्या मुझे भी चालाकी करना पसंद है? क्या इसका मतलब है कि तुम्हें दूसरों को धोखा देना पसंद है? हाँ, आओ एक अच्छी चर्चा करें। वांग टेंग ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा। वे दोनों एक दूसरे के पास झुके और दो अच्छे भाइयों की तरह बातें करने लगे। शून्यमयी मक्खियों के और क्या उपयोग हैं? वांग टेंग ने कुछ देर बातचीत करने के बाद पूछा। मैंने पहले ही उनके मुख्य उपयोगों को सूचीबद्ध कर दिया है। सबसे महत्वपूर्ण है कौशल को संघनित करना। शून्यमयी मक्खियां सभी प्रकार के कौशल को संघनित कर सकती हैं। ध्यान देने वाली एक बात यह है कि जब शून्यमयी मक्खियां किसी अन्य जीवन रूप के साथ संबंध स्थापित करती हैं, तो वे जीवन रूप की आध्यात्मिक शक्ति से पोषित होंगी और उनका जीवन काल बढ़ जाएगा। वे अब एक दिन की मई मक्खियां नहीं रहेंगी। उनकी प्रजनन क्षमता अभी भी मौजूद है, इसलिए वे तेजी से गुना कर सकती हैं, राउंड बॉल ने समझाया। मैं समझ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि वे अब तक जीवित रह सकते हैं। वांग टेंग ने सिर हिलाया। उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तुम्हें खुद को भाग्यशाली समझना चाहिए। शायद ही कोई ऐसा हो जो शून्यमयी मक्खियों के साथ आध्यात्मिक संबंध स्थापित कर सके। पिछले युगों में केवल कुछ ही उदाहरण दर्ज किए गए हैं। उन सभी ने शून्यमयी मक्खियों की वृद्धि की मदद से अपने क्षेत्रों पर प्रभुत्व जमाया और दुर्जय मार्शल योद्धा बन गए। उन्होंने ब्रह्मांड पर राज किया और कई दुश्मनों को मार डाला। राउंड बॉल की आंखें चमक उठीं। उसने ईर्ष्या से कहा, क्या तुम जानते हो कि इन लोगों में क्या समानता है? क्या? वांग टेंग ने उत्सुकता से पूछा। राउंड बॉल ने उत्तर दिया, उन सभी के पास मजबूत आध्यात्मिक शक्ति है। वे सभी दिव्य आत्मा के स्वामी हैं। केवल मजबूत आध्यात्मिक शक्ति वाले लोगों को ही शून्यमयी मक्खियों के साथ आध्यात्मिक संबंध स्थापित करने का मौका मिल सकता है ना? वांग टेंग ने सोचते हुए कहा। ये सही है।
यही निष्कर्ष बाद की पीढ़ियों ने निकाला। राउंड बॉल ने सिर हिलाया। हालांकि मजबूत आध्यात्मिक शक्ति के अलावा आपको थोड़ी किस्मत की भी जरूरत होती है। किस्मत? वांग टेंग ने उत्सुकता से उसे देखा। बाद में मजबूत आध्यात्मिक शक्ति वाले कई दिव्य आत्मा गुरुओं ने शून्यमयी मक्खियों की खोज के लिए डार्क यूनिवर्स में प्रवेश किया। उन्हें उनके साथ एक संबंध स्थापित करने की उम्मीद थी, लेकिन सोचिए, उनमें से कोई भी सफल नहीं हुआ। वे सभी मर गए। राउंड बॉल ने उपहास किया। क्या सभी असफल हो गए? वांग टेंग आश्चर्यचकित था। वह अनुमान लगा सकता था कि बहुत से लोग इन शून्यमयी मक्खियों की खोज में आए होंगे और वे सभी अत्यंत शक्तिशाली और अपने आप में आश्वस्त होंगे। फिर भी उनमें से कोई भी सफल नहीं हुआ। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये था कि भाग्य सचमुच महत्वपूर्ण था। उसकी किस्मत जरूर आसमान को छू रही होगी। अगर उसकी किस्मत कमाल की नहीं होती तो वह गलती से इन शून्यमयी मक्खियों से कैसे जुड़ सकता था? उसने कोई प्रयास भी नहीं किया। राउंड बॉल ने जब उसकी प्रसन्नता भरी अभिव्यक्ति देखी तो उसने अपनी आंखें घुमाई। ठीक है, अपने आप पर गर्व करना बंद करो। मैं तुम्हें इन शून्यमयी मक्खियों को अपनी चेतना में रखने का एक तरीका सिखाता हूं। इस तरह तुम उन्हें अंधेरे ब्रह्मांड से बाहर ला सकते हो। उन्हें मेरी चेतना में रखूं। वांग टेंग दंग रह गया। उसने जल्दी से पूछा, क्या मैं उन्हें डार्क यूनिवर्स से दूर ला सकता हूं? बेशक। राउंड बॉल ने अपना सिर उठाया और अहंकार से कहा, देखो, मेरे बिना तुम्हें इन शून्यमयी मक्खियों के महान उपयोग को समझने के लिए बहुत अधिक समय की आवश्यकता होगी। हा, राउंड बॉल, तुम मेरे लिए किस्मत के सितारे हो। जल्दी बताओ। वांग टेंग खुशी से हंसा। ये सरल है। एक आध्यात्मिक बुलबुला बनाएं और इन शून्यमयी मक्खियों को अपनी आध्यात्मिक शक्ति से लपेटकर उन्हें जीवित रहने के लिए एक वातावरण दें। फिर आप उन्हें अपनी चेतना में खींच सकते हैं। वांग टेंग की तारीफ सुनकर राउंड बॉल की मुस्कान और भी चमक उठी। ठीक है, मुझे देखो। वांग टेंग ने तुरंत राउंड बॉल के निर्देशों का पालन किया और अपनी आध्यात्मिक शक्ति से एक बुलबुला बनाया। उसने खाली पड़ी मई मक्खियों को उसके अंदर लपेट दिया। ऐसा लग रहा था कि खाली पड़ी मई मक्खियों को वांग टेंग द्वारा बनाया गया बुलबुला पसंद आ रहा था। वे उसके अंदर खुशी से तैर रहे थे। नोव एल बी जे एन एन रखना। वांग टेंग ने शून्य में से आधी मक्खियां खींच ली। फिर उसने अपने विचारों को आगे बढ़ाया और आध्यात्मिक बुलबुला उसके माथे में समा गया। यह उसकी चेतना में प्रवेश कर गया। हो गया। वांग टेंग बहुत खुश हुआ जब उसने अपनी चेतना में शून्यमयी मक्खियों को महसूस किया। अब आपको ये सीखने की जरूरत है कि शून्य में आत्मा को कैसे संघनित किया जाए, राउंड बॉल ने कहा। लेकिन मुझे नहीं पता कैसे, वांग टेंग ने असहाय होकर कहा। आप उनके साथ प्रयोग कर सकते हैं। आपके पास खेलने के लिए बहुत सी शून्यमयी मक्खियां हैं। वे तेजी से बढ़ती हैं, इसलिए आपको उनके मरने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। वह शुरू करने के लिए उत्सुक था। शून्यमयी मक्खियां, राउंड बॉल ने कहा। बिना किसी अनुस्मारक के भी वांग टेंग को याद था कि वे क्या थे। जब वह पहली बार इस आयामी दरार में आया था तो उसने गलती से शून्य मिफ्लाइज के एक समूह के साथ संबंध बना लिया था। अंततः उसे इस धुंधले संबंध की उत्पत्ति समझ में आ गई। ये शून्यमयी मक्खियों से आया था। वांग टेंग ने नहीं सोचा था कि इतने लंबे समय के बाद ये शून्यमयी मक्खियां अभी भी उसका स्थान पा सकेंगी जब वह डार्क यूनिवर्स में आएगा। राउंड बॉल का चेहरा लगभग खिड़की पर चिपका हुआ था। वह बाहर की अनगिनत रोशनी के बिंदुओं को घूर रहा था और उलझन में था। मुझे आश्चर्य है कि ये शून्यमयी मक्खियां यहाँ क्यों आईं। टस्क, मैंने नहीं सोचा था कि मुझे डार्क यूनिवर्स के आश्चर्यों में से एक को देखने का सम्मान मिलेगा। यह विस्मय में था। अंधकार में ब्रह्मांड के आश्चर्यों में से एक। वांग टेंग आश्चर्यचकित था। तुम्हें नहीं पता, शून्यमयी मक्खियां उन कुछ जीवन रूपों में से एक हैं जो डार्क यूनिवर्स में रहते हैं। उनका जीवन काल बहुत छोटा होता है। वे एक ही समय में घूमते हैं और प्रजनन करते हैं। जब वे मरते हैं तो उनकी लाशें जहां भी होती हैं वहीं गिर जाती हैं। इसी वजह से उन्हें एक दिवसीय मई मक्खियां नाम मिला। बहुत कम लोग डार्क यूनिवर्स में उनके उड़ने के खूबसूरत नज़ारे देख पाते हैं, राउंड बॉल ने धीरे से कहा। उनका जीवन काल छोटा होता है। वांग टेंग ने राउंड बॉल के शब्दों में एक विवरण देखा। उसने भौहें सिकोड़ी। ये सही है, हर कोई यह जानता है। राउंड बॉल बाहर खाली पड़ी मई मक्खियों को घूरता रहा। वांग टेंग के हाव भाव पर ध्यान नहीं दिया। वांग टेंग ने अपनी थोड़ी को छुआ और विचार किया। कुछ ठीक नहीं था।
ये मई मक्खियां तब से जीवित थीं जब वे पिछली बार यहां आई थीं। उसे नहीं लगता था कि उनका जीवन काल छोटा होता है। बहुत जल्द ही शून्य मई मक्खियां उनके करीब आ गईं और अंतरिक्ष यान के चारों ओर नाचने लगीं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें कुछ मिल गया है और वे खिड़की के सामने इकट्ठा हो गए जहां वांग टिंग और राउंड बॉल थे। राउंड बॉल ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। वह हैरान था, क्या वे मेरे लिए आए थे? वांग टिंग ने जब उसकी स्तब्ध अभिव्यक्ति देखी तो वह चुपके से हंस पड़ा। वह आगे बढ़ा और खिड़की पर अपनी उंगली थपथपाई। सभी शून्य मक्खियां उसकी उंगली की ओर इकट्ठी होने लगीं। ऐसा लग रहा था कि वे उसके बुलावे का जवाब दे रही हैं। यह क्या है? राउंड बॉल आश्चर्य से वांग टिंग को देखने लगा। भले ही वह मूर्ख हो, लेकिन वह बता सकता था कि ये शून्य मई मक्खियां उसके लिए नहीं आई थीं। वे वांग टिंग के लिए यहां आई थीं। ये कमीने, बुराई। वह कारण जानता था, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। वह इस पर हंस रहा होगा। राउंड बॉल ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए और वांग टिंग को घूरने लगा। मेरी तरफ ऐसे मत देखो, तुमने मुझसे नहीं पूछा, वांग टिंग ने मासूमियत से कहा। तो यह मेरी गलती है। राउंड बॉल ने अपनी आवाज ऊंची की और अविश्वास से वांग टिंग को घूरा। ऐसा लग रहा था कि वह उसकी बेशर्मी से हैरान है। बेशक, वांग टिंग ने सिर हिलाया। चुप रहो, राउंड बॉल ने आंखें घुमाईं। इतने सालों तक जीने के बावजूद उसे एक बेवकूफ लड़के ने चिढ़ाया जो 20 साल से भी कम उम्र का था। राउंड बॉल हताश और अवाक महसूस कर रहा था। अपनी भावनाओं को शांत करने से पहले उसने कुछ गहरी सांसें लीं। फिर उसने अपना सबसे बड़ा संदेह व्यक्त किया, वे तुम्हें खोजने क्यों आए थे? मैंने उनके साथ आध्यात्मिक संबंध स्थापित किया। वांग टिंग ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति जारी की। ये धातु की दीवारों से रिसकर बाहर चली गई। ये शून्य मिफ्लाइज उसकी आध्यात्मिक शक्ति के मार्गदर्शन में विभिन्न आकृतियां बनाने लगे। एक सेकंड पहले वे तितलियां थीं। अगले ही पल उन्होंने एक विशाल वेल का रूप ले लिया। वे वांग टिंग के शरीर का ही एक विस्तार लग रहे थे। राउंड बॉल उनके प्रदर्शन से चकित था। तुम उनके साथ संपर्क बनाने में कामयाब हो गए। राउंड बॉल अवाक रह गया। उसने अविश्वास में पूछा, कैसे? क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे अगर मैं कहूं कि मैंने ये गलती से किया? वांग टिंग ने कंधे उचका दिए। गलती से? राउंड बॉल को समझ नहीं आया कि क्या महसूस करे। उसे लगा कि वांग टिंग नाटक कर रहा है। वह जरूर कर रहा होगा। हालांकि उसे उसका खंडन करने का कोई कारण नहीं मिला। ओह माय, मुझे बहुत जलन हो रही है। राउंड बॉल ने काफी देर तक सोचने के बाद लगभग कोसा। शून्य मई मक्खियां दुर्लभ हैं, लेकिन वे मेरी आध्यात्मिक शक्ति का विस्तार होने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती हैं। उनका उपयोग केवल डार्क यूनिवर्स की जासूसी करने के लिए किया जा सकता है। मैं उन्हें बाहर नहीं ला सकता, इसलिए उनका उपयोग सीमित है। तुम ईर्ष्या क्यों कर रहे हो? वांग टिंग ने अपना सिर हिलाया। वास्तव में आप कुछ भी नहीं जानते। राउंड बॉल ने वांग टिंग को ऐसे देखा जैसे वह कोई देहाती हो। उसने तिरस्कारपूर्वक कहा, आपकी आध्यात्मिक शक्ति का विस्तार होने के अलावा शून्यमयी मक्खियां अपने शरीर में आध्यात्मिक कौशल भी जमा कर सकती हैं और अपने प्रतिद्वंद्वी को अप्रत्याशित हमला करने का मौका दे सकती हैं। जब आप किसी पर चुपके से हमला करना चाहते हैं तो वे एक आवश्यक वस्तु है। राउंड बॉल की आंखें चमक उठीं। वह थोड़ा उत्साहित लग रहा था। वांग टिंग ने खांसी और अजीब भाव के साथ उसे बीच में रोका। क्या? राउंड बॉल ने दुखी होकर पूछा। क्या तुम्हें भी चुपके से काम करना पसंद है? बेशक, क्या थोड़ा सा चालाक होना अच्छा नहीं है? आपको लड़ाई में इतना प्रयास करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसकी सही योजना बनाते हैं तो आप अपने से ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति को मार सकते हैं। राउंड बॉल इस विषय पर असाधारण रूप से उत्साही था। उसने बिना रुके बकबक करना शुरू कर दिया और उसने ध्यान नहीं दिया कि वांग टिंग की अभिव्यक्ति अजीब हो गई है। इस आदमी की रुचियां भी मेरी तरह ही हैं। वांग टिंग ने मन ही मन सोचते हुए हंसते हुए कहा। दुर्भाग्य से मास्टर नांगोंग बहुत धर्मी थे। यही कारण है कि वे दूसरों के झांसे में आ गए और मर गए। आह! राउंड बॉल ने अचानक नांगोंग यू के बारे में सोचा और विलाप किया। ये सही है, कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा धार्मिक नहीं हो सकता। वांग टिंग ने सहमति में सिर हिलाया। उसे भी ऐसा ही लगा। नांगोंग यू को उसके शिष्य द्वारा धोखा दिए जाने का मुख्य कारण ये था कि वह बहुत भोला था। अगर वह मेरे जैसा विश्वासघाती होता, रुको, मैं विश्वासघाती नहीं हूं। अगर वह मेरे जितना होशियार होता तो उसे धोखा नहीं दिया जाता। हाँ, क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है?
राउंड बॉल को ऐसा लग रहा था कि उसे अपना हमसफर मिल गया है। उसने वांग टेंग को गंभीरता से देखा। क्या तुमने मुझसे पूछा कि क्या मुझे भी चालाकी करना पसंद है? क्या इसका मतलब है कि तुम्हें दूसरों को धोखा देना पसंद है? हाँ हाँ, आओ एक अच्छी चर्चा करें, वांग टेंग ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा। वे दोनों एक दूसरे के पास झुके और दो अच्छे भाइयों की तरह बातें करने लगे। शून्यमयी मक्खियों के और क्या उपयोग हैं? वांग टेंग ने कुछ देर बातचीत करने के बाद पूछा। मैंने पहले ही उनके मुख्य उपयोगों को सूचीबद्ध कर दिया है। सबसे महत्वपूर्ण है कौशल को संघनित करना। शून्यमयी मक्खियां सभी प्रकार के कौशल को संघनित कर सकती हैं। ध्यान देने वाली एक बात यह है कि जब शून्यमयी मक्खियां किसी अन्य जीवन रूप के साथ संबंध स्थापित करती हैं, तो वे जीवन रूप की आध्यात्मिक शक्ति से पोषित होंगी और उनका जीवन काल बढ़ जाएगा। वे अब एक दिन की मई मक्खियां नहीं रहेंगी। उनकी प्रजनन क्षमता अभी भी मौजूद है, इसलिए वे तेजी से गुना कर सकती हैं, राउंड बॉल ने समझाया। मैं समझ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि वे अब तक जीवित रह सकते हैं। वांग टेंग ने सिर हिलाया। उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तुम्हें खुद को भाग्यशाली समझना चाहिए। शायद ही कोई ऐसा हो जो शून्यमयी मक्खियों के साथ आध्यात्मिक संबंध स्थापित कर सके। पिछले युगों में केवल कुछ ही उदाहरण दर्ज किए गए हैं। उन सभी ने शून्यमयी मक्खियों की वृद्धि की मदद से अपने क्षेत्रों पर प्रभुत्व जमाया और दुर्जय मार्शल योद्धा बन गए। उन्होंने ब्रह्मांड पर राज किया और कई दुश्मनों को मार डाला। राउंड बॉल की आंखें चमक उठीं। उसने ईर्ष्या से कहा, क्या तुम जानते हो कि इन लोगों में क्या समानता है? क्या? वांग टेंग ने उत्सुकता से पूछा। राउंड बॉल ने उत्तर दिया, उन सभी के पास मजबूत आध्यात्मिक शक्ति है। वे सभी दिव्य आत्मा के स्वामी हैं। केवल मजबूत आध्यात्मिक शक्ति वाले लोगों को ही शून्यमयी मक्खियों के साथ आध्यात्मिक संबंध स्थापित करने का मौका मिल सकता है ना? वांग टेंग ने सोचते हुए कहा। ये सही है। यही निष्कर्ष बाद की पीढ़ियों ने निकाला। राउंड बॉल ने सिर हिलाया। हालांकि मजबूत आध्यात्मिक शक्ति के अलावा आपको थोड़ी किस्मत की भी जरूरत होती है। किस्मत? वांग टेंग ने उत्सुकता से उसे देखा। बाद में मजबूत आध्यात्मिक शक्ति वाले कई दिव्य आत्मा गुरुओं ने शून्यमयी मक्खियों की खोज के लिए डार्क यूनिवर्स में प्रवेश किया। उन्हें उनके साथ एक संबंध स्थापित करने की उम्मीद थी, लेकिन सोचिए, उनमें से कोई भी सफल नहीं हुआ। वे सभी मर गए। राउंड बॉल ने उपहास किया। क्या सभी असफल हो गए? वांग टेंग आश्चर्यचकित था। वह अनुमान लगा सकता था कि बहुत से लोग इन शून्यमयी मक्खियों की खोज में आए होंगे और वे सभी अत्यंत शक्तिशाली और अपने आप में आश्वस्त होंगे। फिर भी उनमें से कोई भी सफल नहीं हुआ। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये था कि भाग्य सचमुच महत्वपूर्ण था। उसकी किस्मत जरूर आसमान को छू रही होगी। अगर उसकी किस्मत कमाल की नहीं होती तो वह गलती से इन शून्यमयी मक्खियों से कैसे जुड़ सकता था? उसने कोई प्रयास भी नहीं किया। राउंड बॉल ने जब उसकी प्रसन्नता भरी अभिव्यक्ति देखी तो उसने अपनी आंखें घुमाई। ठीक है, अपने आप पर गर्व करना बंद करो। मैं तुम्हें इन शून्यमयी मक्खियों को अपनी चेतना में रखने का एक तरीका सिखाता हूं। इस तरह तुम उन्हें अंधेरे ब्रह्मांड से बाहर ला सकते हो। उन्हें मेरी चेतना में रखूं। वांग टेंग दंग रह गया। उसने जल्दी से पूछा, क्या मैं उन्हें डार्क यूनिवर्स से दूर ला सकता हूं? बेशक। राउंड बॉल ने अपना सिर उठाया और अहंकार से कहा, देखो, मेरे बिना तुम्हें इन शून्यमयी मक्खियों के महान उपयोग को समझने के लिए बहुत अधिक समय की आवश्यकता होगी। हा, राउंड बॉल, तुम मेरे लिए किस्मत के सितारे हो। जल्दी बताओ। वांग टेंग खुशी से हंसा। ये सरल है। एक आध्यात्मिक बुलबुला बनाएं और इन शून्यमयी मक्खियों को अपनी आध्यात्मिक शक्ति से लपेटकर उन्हें जीवित रहने के लिए एक वातावरण दें। फिर आप उन्हें अपनी चेतना में खींच सकते हैं। वांग टेंग की तारीफ सुनकर राउंड बॉल की मुस्कान और भी चमक उठी। ठीक है, मुझे देखो। वांग टेंग ने तुरंत राउंड बॉल के निर्देशों का पालन किया और अपनी आध्यात्मिक शक्ति से एक बुलबुला बनाया। उसने खाली पड़ी मई मक्खियों को उसके अंदर लपेट दिया। ऐसा लग रहा था कि खाली पड़ी मई मक्खियों को वांग टेंग द्वारा बनाया गया बुलबुला पसंद आ रहा था। वे उसके अंदर खुशी से तैर रहे थे। नोव एल बी JNN रखना। वांग टेंग ने शून्य में से आधी मक्खियां खींच ली। फिर उसने अपने विचारों को आगे बढ़ाया और आध्यात्मिक बुलबुला उसके माथे में समा गया। यह उसकी चेतना में प्रवेश कर गया। हो गया। वांग टेंग बहुत खुश हुआ जब उसने अपनी चेतना में शून्यमयी मक्खियों को महसूस किया। अब आपको ये सीखने की जरूरत है कि शून्य में आत्मा को कैसे संघनित किया जाए, राउंड बॉल ने कहा।
लेकिन मुझे नहीं पता कैसे, वांग टेंग ने असहाय होकर कहा। आप उनके साथ प्रयोग कर सकते हैं। आपके पास खेलने के लिए बहुत सी शून्यमयी मक्खियां हैं। वे तेजी से बढ़ती हैं, इसलिए आपको उनके मरने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। वह शुरू करने के लिए उत्सुक था। विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। अभी